दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। हो जारो ने स्वीकार किया, लेकिन इतनी परवाह करने की कीमत बहुत ज्यादा होगी। तुम्हें उन्हें मुझसे कहीं ज्यादा पैसे देने होंगे और पूरा कार्थ मेरी विनाशकारी उदारता पर हंसेगा। अगर तेरह मेरी मदद नहीं करेंगे तो शायद मुझे स्पाइसर्स के गिल्ड या टूमलाइन ब्रदरहुड से पूछना चाहिए। जारो ने एक सुस्त कंधे उचकाए। वे तुम्हें चापलूसी और झूठ के अलावा कुछ नहीं देंगे। स्पाइसर झूठे और डींग हाँकने वाले हैं और ब्रदरहुड समुद्री डाकुओं से भरा हुआ है। तो मुझे प्याद प्री की बात माननी चाहिए और जादूगरों के पास जाना चाहिए। व्यापारी राजकुमार अचानक उठ बैठा। प्याद प्री के होंठ नीले हैं और यह सच ही कहा गया है कि नीले होंठ सिर्फ झूठ बोलते हैं। जो तुमसे प्यार करता है उसकी बुद्धि पर ध्यान दो। जादूगर कड़वे जीव हैं जो धूल खाते हैं और छाया पीते हैं। वे तुम्हें कुछ नहीं देंगे। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरा दोस्त जारो जुआन डैक्सोस मुझे वह दे जो मैं मांगता हूं, तो मुझे जादू टोने की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हें अपना घर और दिल दे दिया है। क्या वे तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते? मैंने तुम्हें इत्र और अनार, उछलते हुए बंदर और थूकते हुए सांप, खोए हुए वेलेरिया के स्क्रॉल, एक मूर्ति का सिर और एक सांप का पैर दिया है। मैंने तुम्हें आबनूस और सोने की यह पालकी और इसे ढोने के लिए बैलों का एक जोड़ा दिया है। एक हाथी दांत की तरह सफेद और एक जेठ की तरह काला, जिसके सींगों पर रत्न जड़े हुए हैं। हाँ, डैनी ने कहा, लेकिन मुझे जहाज और सैनिक चाहिए थे। क्या मैंने तुम्हें एक सेना नहीं दी, सबसे प्यारी महिला? 1000 शूरवीर, प्रत्येक चमकदार कवच में। कवच चांदी और सोने से बना था। शूरवीर जेड और बैरल और गोमेद और टूमलाइन, एम्बर और ओपल और नीलम से बने थे। प्रत्येक उसकी छोटी उंगली जितना लंबा था। 1000 प्यारे शूरवीर। उसने के बात पे माया में शोई। उसने कहा, लेकिन मेरे दुश्मनों को डरने की जरूरत नहीं है और मेरे बैल मुझे पानी के पार नहीं ले जा सकते। हम क्यों रुक रहे हैं? बैलों की गति काफी धीमी हो गई थी। खलीसी, एग्गो ने पर्दे के पीछे से पुकारा जब पालकी अचानक रुक गई। डैनी कोहनी के बल पर लुढ़क गई और बाहर झुक गई। वे बाजार के किनारे पर थे। आगे का रास्ता लोगों की एक ठोस दीवार से अवरुद्ध था। वे क्या देख रहे हैं? झोगो उसके पास वापस आया। एक अग्नि जादूगर, कैसी सीती, माया, मैं देखना चाहता हूं। तो तुम्हें देखना चाहिए। दोथराकी ने हाथ नीचे किया। जब उसने हाथ पकड़ा तो उसने उसे अपने घोड़े पर खींच लिया और अपने सामने बैठा दिया, जहां से वह भीड़ के सिरों के ऊपर देख सकती थी। अग्नि जादूगर ने हवा में एक सीढ़ी बनाई थी, घूमती हुई लौ की एक चटकती नारंगी सीढ़ी जो बाजार के फर्श से बिना सहारे के ऊपर उठ रही थी, ऊंची जालीदार छत की ओर बढ़ते हुए। उसने देखा कि ज्यादातर दर्शक शहर के नहीं थे। उसने व्यापारिक जहाजों से उतरे नाविकों को, कारवां से आए व्यापारियों को, लाल बंजर भूमि से धूल भरे लोगों को, भटकते सैनिकों, कारीगरों, दास व्यापारियों को देखा। झोगो ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और उसके करीब झुक गई। दूध वाले उससे दूर रहते हैं। खलीसी, क्या तुमने फेल्ट हैट वाली लड़की को देखा है? वहां मोटे पुजारी के पीछे। वह एक कट पर्स है, डैनी ने कहा। वह कोई लाडली महिला नहीं थी ऐसी चीजों के लिए अंधी। उसने अपने भाई के साथ बिताए सालों के दौरान मुक्त शहरों की सड़कों पर बहुत से कटपर्स देखे थे जो ऊसर पर के किराए के चाकुओं से भाग रहे थे। जादूगर इशारा कर रहा था, अपनी बाहों के चौड़े झटकों से आग को और ऊपर उठाने का आग्रह कर रहा था। जैसे ही दर्शकों ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, कटपर्स प्रेस के बीच से निकल गए। उनकी हथेलियों में छोटे छोटे ब्लेड छिपे हुए थे। उन्होंने एक हाथ से अमीरों को उनके सिक्के दिए और दूसरे हाथ से ऊपर की ओर इशारा किया। जब आग की सीढ़ी 40 फीट ऊंची हो गई तो जादूगर आगे बढ़ा और बंदर की तरह तेजी से हाथ पर हाथ रखकर उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसने जिस भी सीढ़ी को छुआ वह उसके पीछे गायब हो गई और चांदी के धुएं की एक किरण के अलावा कुछ नहीं बचा। जब वह शीर्ष पर पहुंचा तो सीढ़ी गायब हो गई और वह भी गायब हो गया। एक बढ़िया चाल, झोगो ने प्रशंसा के साथ घोषणा की। कोई चाल नहीं, एक महिला ने कॉमन टंग में कहा। डैनी ने भीड़ में क्वाइथे को नहीं देखा था, फिर भी वह वहीं खड़ी थी। कठोर लाल लाह के मुखौटे के पीछे उसकी आंखें नम और चमक रही थीं। तुम्हारा क्या मतलब है, मेरी महिला? आधे साल बीत गए
वह आदमी ड्रैगन ग्लास से आग को मुश्किल से जगा सकता था। उसके पास पाउडर और जंगल की आग के साथ कुछ छोटा मोटा हुनर था जो भीड़ को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था, जबकि उसके कटपर्स अपना काम करते थे। वह गर्म अंगारों पर चल सकता था और हवा में जलते हुए गुलाबों को खिल सकता था, लेकिन वह आग की सीढ़ी पर चढ़ने की उतनी ही आकांक्षा नहीं कर सकता था जितनी एक आम मछुआरा अपने जाल में क्रैकन को पकड़ने की उम्मीद कर सकता है। डैनी ने बेचैनी से देखा कि सीढ़ी कहाँ खड़ी थी, यहां तक कि अब धुआं भी चला गया था और भीड़ छौंट रही थी। हर आदमी अपने काम पर जा रहा था। एक पल में कुछ से ज्यादा लोगों ने अपने पर्स खाली और सपाट पाए। और अब उसकी शक्तियां बढ़ती हैं खलीसी, और तुम इसका कारण हो। मैं? वह अब हंसी। ऐसा कैसे हो सकता है? महिला करीब आई और डैनी की कलाई पर 2 उंगलियां रख दी। तुम ड्रैगन की मां हो, है ना? वह है, और कोई भी छाया उसे छू नहीं सकती। जोगो ने अपने चाबुक के हैंडल से क्वाइथे की उंगलियों को दूर कर दिया। महिला ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही यह शहर छोड़ देना चाहिए डेनेरिस टारगेरियन, नहीं तो तुम्हें कभी भी इसे छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डैनी की कलाई अभी भी उस जगह पर झुनझुनी कर रही थी जहां क्वाइथे ने उसे छुआ था। तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो? उसने पूछा। उत्तर की ओर जाने के लिए तुम्हें दक्षिण की ओर यात्रा करनी होगी। पश्चिम तक पहुंचने के लिए तुम्हें पूर्व की ओर जाना होगा। आगे जाने के लिए तुम्हें पीछे जाना होगा, और प्रकाश को छूने के लिए तुम्हें छाया के नीचे से गुजरना होगा। अशाई, डैनी ने सोचा। वह चाहती थी कि मैं अशाई के पास जाऊं। क्या अशाई मुझे एक सेना देगा? उसने पूछा। क्या अशाई में मेरे लिए सोना होगा? क्या जहाज होंगे? अशाई में ऐसा क्या है जो मुझे कर्त में नहीं मिलेगा? सच, नकाबपोश महिला ने कहा, और झुककर वह भीड़ में वापस चली गई। राखारों ने अपनी झुकी हुई काली मूंछों के बीच से तिरस्कार भरा। खलीसी, बेहतर है कि एक आदमी बिच्छू निकल जाए बजाय छाया के अंडे पर भरोसा करने के, जो सूरज के नीचे अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करते। यह जाना जाता है। एग्गो ने सहमति जताई। जारो जोआन डैक्सोस ने अपने तकिए से पूरी बातचीत देखी थी। जब डैनी उसके बगल में पालकी में वापस चढ़ी तो उसने कहा, तुम्हारे जंगली लोग जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा समझदार हैं। अशाई के खजाने जैसी सच्चाइयां तुम्हें मुस्कुराने के लिए पसंद नहीं हैं। फिर उसने उसे शराब का एक और प्याला दिया और अपने घर वापस जाते हुए प्यार, वासना और दूसरी छोटी छोटी बातों के बारे में बात की। अपने कक्षों की शांति में डैनी ने अपने तामझाम उतार दिए और बैंगनी रेशम का एक ढीला लबादा पहन लिया। उसके ड्रैगन भूखे थे, इसलिए उसने एक सांप को काटा और उसके टुकड़ों को अंगीठी पर जला दिया। वे बढ़ रहे हैं, इसका शनि की दी है। उसे एहसास हुआ जब उसने उन्हें काले हो चुके मांस पर झगड़ते देखा। उनका वजन बैस टोलोरो में उनके वजन से 2 गुना होना चाहिए। फिर भी युद्ध के लिए उन्हें बड़े होने में कई साल लगेंगे और उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए, अन्यथा वे मेरे राज्य को बर्बाद कर देंगे। अपने सारे टारगेरियन खून के बावजूद डैनी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ड्रैगन को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है। सर जोरा मोरमोंट सूरज ढलते समय उसके पास आए। प्योरबॉर्न ने तुम्हें मना कर दिया, जैसा कि तुमने कहा था कि वे करेंगे। आओ बैठो, मुझे अपनी सलाह दो। डैनी ने उसे अपने बगल में कुशन पर खींच लिया और झिकी उनके लिए बैंगनी जैतून और शराब में डूबे प्याज का एक कटोरा लेकर आई। तुम्हें इस शहर में कोई मदद नहीं मिलेगी खलीसी। सर जोरा ने अंगूठे और तर्जनी के बीच एक प्याज लिया। हर दिन मैं इस बात पर पहले दिन से ज्यादा आश्वस्त होती जा रही हूं। प्योरबॉर्न कर्द की दीवारों से आगे कुछ नहीं देख पाते, और जारो, उसने मुझसे फिर से शादी करने के लिए कहा। हाँ, और मुझे पता है क्यों। जब शूरवीर ने भौहें सिकोड़ी तो उसकी भारी काली भौहें उसकी गहरी आंखों के ऊपर एक साथ जुड़ गईं। वह दिन रात मेरे बारे में सपने देखता है। वह हंसी। मुझे माफ कर दो मेरी रानी, लेकिन वह तुम्हारे ड्रैगन के बारे में सपने देखता है। जारो ने मुझे भरोसा दिलाया है कि कर्थ में पुरुष और महिला विवाह के बाद अपनी अपनी संपत्ति रखते हैं। ड्रैगन मेरे हैं। वह मुस्कुराई जब ड्रोगन संगमरमर के फर्श पर उछलता और फड़फड़ाता हुआ उसके बगल में कुशन पर रेंगने के लिए आया। वह जहां तक जाता है सच कहता है, लेकिन एक बात है जो वह बताना भूल गया। मेरी रानी करथीन की शादी की एक अनोखी प्रथा है। अपने मिलन के दिन एक पत्नी अपने पति से प्यार का प्रतीक मांग सकती है।
वह जो भी सांसारिक वस्तुओं की मांग करती है उसे भगवान में साथी है, उसे देना होगा और वह उससे वही मांग सकता है। केवल एक चीज मांगी जा सकती है, लेकिन जो भी नाम दिया जाता है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक चीज उसने दोहराया, और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक ड्रैगन के साथ जारो जोआन डैक्सोस शहर पर शासन करेगा, लेकिन एक जहाज हमारे कारण को आगे नहीं बढ़ाएगा। डेनी ने एक प्याज को कुतरते हुए पुरुषों की विश्वासघात पर दुखी होकर विचार किया। हम हजारों सिंहासनों के हॉल से वापस आते समय बाजार से गुजरे। उसने सरजोरा को बताया। क्वाइट वहां था। उसने उसे अग्नि जादूगर और अग्नि सीढ़ी के बारे में बताया, और लाल नकाब वाली महिला ने उससे क्या कहा था। अगर सच कहा जाए तो मुझे इस शहर को छोड़ने में खुशी होगी, नाइट ने कहा जब वह समाप्त हो गई, लेकिन अशाई के लिए नहीं। तो फिर कहां? पूर्व, उसने कहा। मैं यहां भी अपने राज्य से आधी दुनिया दूर हूं। अगर मैं और आगे पूर्व की ओर जाता हूं तो मैं कभी भी वेस्ट्रोस के अपने घर का रास्ता नहीं खोज पाऊंगा। अगर तुम पश्चिम की ओर जाते हो तो तुम अपनी जान जोखिम में डालते हो। हाउस टारगेरियन के फ्री सिटीज में दोस्त हैं, उसने उसे याद दिलाया। जारो या प्योरबॉर्न से ज्यादा सच्चे दोस्त। अगर तुम्हारा मतलब इलेरियो मोपैटिस से है तो मुझे आश्चर्य है। पर्याप्त सोने के लिए इलेरियो तुम्हें उतनी ही जल्दी बेच देगा जितनी जल्दी वह एक गुलाम को बेच देता। मैं और मेरा भाई आधे साल तक इलेरियो के घर में मेहमान थे। अगर वह हमें बेचना चाहता था तो वह तब ऐसा कर सकता था। उसने तुम्हें बेच दिया, सरजोरा ने कहा। खल ड्रोगो को। डैनी शर्मा गई। उसे सच पता था, लेकिन उसे यह बात पसंद नहीं आई कि उसने इसे किस तीखेपन से कहा। इल्लीरियो ने हमें उसूर पर के चाकुओं से बचाया, और वह मेरे भाई के कारण में विश्वास करता था। इल्लीरियो के अलावा किसी और कारण में विश्वास नहीं करता। ग्लूटन आमतौर पर लालची आदमी होते हैं। उसके अंदर पहिया में ये बेटी और जादूगर कुटिल होते हैं। इल्लीरियो मोपैटिस दोनों ही हैं। तुम उसके बारे में वास्तव में क्या जानते हो? मुझे पता है कि उसने मुझे मेरे ड्रैगन अंडे दिए थे। उसने नाक भौं से कोड़ी। अगर उसे पता होता कि वे फूटने वाले हैं तो वह खुद उन पर बैठ जाता। इससे वह खुद के बावजूद मुस्कुराहट थी। ओह, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है सर। मैं इल्लीरियो को आपकी सोच से बेहतर जानता हूँ। मैं एक बच्ची थी जब मैंने अपने सूरज और सितारों से शादी करने के लिए पेंटोस में उसका घर छोड़ा था। लेकिन मैं न तो बाहरी थी और न ही अंधी, और अब मैं कोई बच्ची नहीं हूं। भले ही इल्लीरियो वह दोस्त हो जिसे आप समझती हैं, शूरवीर ने जिद्दी होकर कहा। वह इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह आपको अकेले सिंहासन पर बिठा सके, न ही वह आपके भाई को। वह अमीर है, उसने कहा। शायद जारो जितना अमीर नहीं, लेकिन इतना अमीर है कि मेरे लिए जहाज और आदमी किराए पर ले सके। बिक्री के लिए तलवारों का अपना उपयोग होता है, सरजोरा ने स्वीकार किया। लेकिन आप अपने पिता की गद्दी को मुक्त शहरों से सफाई करके नहीं जीत पाएंगे। एक टूटी हुई रियासत को एक आक्रमणकारी सेना की तरह इतनी जल्दी नहीं जोड़ा जा सकता है। मैं उनकी असली रानी हूं, डेनी ने विरोध किया। तुम एक अजनबी हो जो बाहरी लोगों की एक सेना के साथ उनके तटों पर उतरने का इरादा रखते हो, जो आम भाषा भी नहीं बोल सकते। वेस्ट्रोस के स्वामी तुम्हें नहीं जानते, और तुम्हारे डरने और अविश्वास करने के उनके पास हर कारण है। तुम्हें रवाना होने से पहले उन्हें जीतना होगा। कम से कम कुछ लोगों को तो जीतना ही होगा। और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं अगर मैं तुम्हारी सलाह के अनुसार पूर्व की ओर जाऊं? उसने एक जैतून खाया और बीज को अपनी हथेली में थूक दिया। मुझे नहीं पता, महामहिम, उसने स्वीकार किया। लेकिन मुझे पता है कि तुम जितनी देर एक जगह पर रहोगी, तुम्हारे दुश्मनों के लिए तुम्हें ढूंढना उतना ही आसान होगा। टारगेरियन नाम अभी भी उन्हें डराता है। इतना कि जब उन्होंने सुना कि तुम गर्भवती हो तो उन्होंने तुम्हें मारने के लिए एक आदमी भेजा। जब वे तुम्हारे ड्रैगन के बारे में जानेंगे तो वे क्या करेंगे? ड्रोगन उसकी बांह के नीचे मुड़ा हुआ था, एक पत्थर की तरह गर्म जो पूरे दिन तपती धूप में भीगा हुआ हो। रेगल और विसेरियन मांस के एक टुकड़े के लिए लड़ रहे थे, एक दूसरे को अपने पंखों से मार रहे थे और उनके नथुने से धुआं निकल रहा था। मेरे क्रोधित बच्चे, उसने सोचा, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। धूमकेतु ने मुझे एक कारण से कर्त तक पहुंचाया। मुझे यहां अपनी सेना खोजने की आशा थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। और क्या बचा है? मैं खुद से पूछती हूं। मुझे डर है, उसने महसूस किया, लेकिन मुझे बहादुर होना चाहिए। कल आओ, तुम्हें पियाट्री जाना होगा। टायरियन लड़की कभी नहीं रोई। वह जितनी छोटी थी, मायरसेला बाराथियोन एक राजकुमारी थी, और एक लैनिस्टर
उसके नाम के बावजूद टायरियन ने खुद को याद दिलाया, जैमी के खून के समान ही सेर्सी का। निश्चित रूप से जब उसके भाई सी स्विफ्ट के डेक पर उससे विदा ले रहे थे, तब उसकी मुस्कान थोड़ी कांप रही थी। जब विदाई का समय आया तो राजकुमार टॉमन रोया और मायरसेला ने उसे सांत्वना दी। टायरियन ने किंग रॉबर्ट हैमर के ऊंचे डेक से विदाई को देखा, जो 400 चप्पुओं की एक बड़ी युद्ध नाव थी। रॉब हैमर, जैसा कि उसके नाविक उसे पुकारते थे, मायरसेला के अनुरक्षण की मुख्य ताकत बनेगी। लाइनस्टर्न, बोल्डविंड और लेडी लियाना भी उसके साथ नौकायन करेंगे। अपने पहले से ही अपर्याप्त बेड़े के इतने बड़े हिस्से को अलग करने से टायरियन थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि यह उन सभी जहाजों के नुकसान से कम हो गया था जो लॉर्ड स्टैनिस के साथ ड्रैगनस्टोन तक गए थे और कभी वापस नहीं आए। लेकिन सेर्सी को इससे कम कुछ भी नहीं पता था। शायद वह समझदार थी। अगर लड़की सनस्पियर पहुंचने से पहले पकड़ी जाती तो डोर्निश गठबंधन टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब तक डोरन मार्टेल ने अपने बैनर को बुलाने के अलावा और कुछ नहीं किया था। एक बार जब मायरसेला ब्रावोस में सुरक्षित हो गया तो उसने अपनी ताकत को ऊंचे दर्रों पर ले जाने का वचन दिया, जहां खतरा कुछ मार्शल लॉर्ड्स को अपनी वफादारी पर पुनर्विचार करने और स्टैनिस को उत्तर की ओर मार्च करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता था। हालांकि यह पूरी तरह से एक छलावा था। मार्टेल्स तब तक वास्तविक युद्ध के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे जब तक कि डोर्न पर हमला न हो जाए। और स्टैनिस इतना बड़ा मूर्ख नहीं था। हालांकि उसके कुछ बैनरमैन हो सकते हैं, टायरियन ने सोचा। मुझे इस पर सोचना चाहिए। उसने अपना गला साफ किया। आप अपने आदेश जानते हैं कप्तान। मैं जानता हूं मेरे प्रभु। हमें तट का अनुसरण करना है, हमेशा जमीन की दृष्टि में रहना है जब तक कि हम क्रैकलॉ पॉइंट तक न पहुंच जाएं। वहां से हमें ब्रावोस के लिए संकरे समुद्र को पार करना है। किसी भी हालत में हमें ड्रैगनस्टोन की दृष्टि में नहीं जाना है। और अगर हमारे दुश्मन फिर भी आप पर हमला करते हैं, अगर एक भी जहाज है तो हमें उन्हें भगा देना है या उन्हें नष्ट कर देना है। अगर और भी हैं तो बोल्ड विंड सी स्विफ्ट की रक्षा के लिए उससे चिपक जाएगी, जबकि बाकी बेड़ा युद्ध करेगा। टायरियन ने सिर हिलाया। अगर सबसे बुरा हुआ तो छोटी सी सी स्विफ्ट को पीछा करने वालों से आगे निकलने में सक्षम होना चाहिए। बड़े पालों वाला एक छोटा जहाज, वह किसी भी युद्धपोत से तेज था, या ऐसा उसके कप्तान ने दावा किया था। एक बार जब मायरसेला ब्रावोस पहुंच गई तो उसे सुरक्षित होना चाहिए। वह सर एरिस ओकहार्ट को उसकी शपथ ग्रहण ढाल के रूप में भेज रहा था और उसे सनस्पियर तक ले जाने के लिए ब्रावोसी को नियुक्त किया था। लॉर्ड स्टैनिस भी मुक्त शहरों के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली लोगों के क्रोध को जगाने में संकोच करेंगे। किंग्स लैंडिंग से डोर्न तक ब्रावोस के रास्ते यात्रा करना शायद ही सबसे सीधा मार्ग था, लेकिन यह सबसे सुरक्षित था, या ऐसा उसने आशा की थी। यदि लॉर्ड स्टैनिस को इस नौकायन के बारे में पता होता तो वह हमारे खिलाफ अपने बेड़े को भेजने के लिए इससे बेहतर समय नहीं चुन सकता था। टायरियन ने पीछे देखा, जहां रश ब्लैक वाटर खाड़ी में खाली हो गया था और विस्तृत हरे क्षितिज पर पाल के कोई संकेत नहीं देखकर राहत मिली। अंतिम रिपोर्ट में बैराथियन का बेड़ा अभी भी स्टॉर्म एंड से दूर था, जहां सर कॉर्टनी पेनरोज मृत रेनली के नाम पर घेराबंदी करने वालों को चुनौती देना जारी रखे हुए थे। इस बीच टायरियन के चरखी टावर 3/4 पूरे हो गए थे। अब भी लोग पत्थर के भारी ब्लॉकों को जगह पर रख रहे थे। निस्संदेह उत्सव के दौरान उन्हें काम करने के लिए कोस रहे थे। उन्हें कोसने दो। एक और पखवाड़ा स्टैनिस, मुझे बस इतना ही चाहिए। एक और पखवाड़ा और यह हो जाएगा। टायरियन ने अपनी भतीजी को अपनी यात्रा पर उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हाई सेप्टिन के सामने घुटने टेकते देखा। सूरज की रोशनी उसके क्रिस्टल के मुकुट में फंस गई और मायरसेला के उलटे चेहरे पर इंद्रधनुष बिखर गया। नदी के किनारे से आने वाले शोर ने प्रार्थनाओं को सुनना असंभव बना दिया। उसे उम्मीद थी कि देवताओं के कान तेज होंगे। हाई सेप्टन एक घर जितना मोटा था और पाइसेले से भी ज्यादा भव्य और हवा से भरा हुआ था। बहुत हो गया बूढ़े आदमी, शीश खत्म करो, टायरियन ने चिढ़कर सोचा। देवताओं के पास आपकी बात सुनने से बेहतर काम है, और मेरे पास भी। जब आखिरकार बड़बड़ाना और बड़बड़ाना बंद हो गया तो टायरियन ने रॉब के हैमर के कप्तान से विदाई ली। मेरी भतीजी को सुरक्षित रूप से ब्रावोस पहुंचा दो, और तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे लिए नाइटहुड इंतजार कर रहा होगा। इसलिए जैसे ही वह घाट की ओर खड़ी तख्ती से नीचे उतरा, टायरियन ने महसूस किया कि कोई उस पर निर्दयी नजरें रख रहा है।
गैली धीरे धीरे हिल रही थी और पैरों के नीचे की हलचल ने उसके डगमगाने को पहले से भी बदतर बना दिया था। मैं शर्त लगा सकता हूं कि वे हंसना पसंद करेंगे। किसी ने हिम्मत नहीं की खुलेआम नहीं। हालांकि उसने लकड़ी और रस्सी की चरमराहट और खंभों के चारों ओर नदी की तेज आवाज के साथ बुदबुदाहट सुनी। वे मुझसे प्यार नहीं करते, उसने सोचा। अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं, मैं भरा पूरा और बदसूरत हूं और वे भूखे मर रहे हैं। ब्रॉन ने उसे भीड़ के बीच से अपनी बहन और उसके बेटों से मिलाने के लिए ले गया। सेर्सी ने उसे नजरअंदाज किया, अपने चचेरे भाई पर अपनी मुस्कान लुटाना पसंद किया। उसने उसके आकर्षक लैंसेल को उसकी पतली सफेद गले के चारों ओर पन्ने की रस्सी की तरह हरे रंग की आंखों से देखा और खुद पर एक छोटी सी शरारती मुस्कान मुस्कुराई। मैं तुम्हारा राज जानता हूं सेर्सी, उसने सोचा। उसकी बहन ने हाल ही में हाई सेप्टन को अक्सर बुलाया था, लॉर्ड स्टैनिस के साथ उनके आने वाले संघर्ष में देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए, या ऐसा वह उसे विश्वास दिलाना चाहती थी। सच तो यह है कि बेलोर के ग्रेट सेप्ट में एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद सेर्सी एक सादे भूरे रंग का यात्री लबादा पहनती है और सर ओस्मंड कैटलब्लैक के नाम से एक निश्चित हेज नाइट से मिलने के लिए चुपके से निकल जाती है, और उसके समान ही अप्रिय भाइयों ओस्नी और ओसफ्रीड से भी। लैंसेल ने उसे उनके बारे में सब कुछ बता दिया था। सेर्सी का इरादा कैटलब्लैक का इस्तेमाल करके अपने लिए भाड़े के सैनिकों की एक सेना खरीदना था। खैर, उस उसे अपनी साजिशों का आनंद लेने दें। वह तब और भी प्यारी हो जाती थी जब उसे लगता था कि वह उसे मात दे रही है। कैटलब्लैक उसे आकर्षित करते, उसका सिक्का लेते और जो कुछ भी वह मांगती उसे देने का वादा करते। और क्यों नहीं, जब ब्रॉन हर तांबे के पैसे का सिक्के के लिए सिक्का मिला रहा था। तीनों भाई मिलनसार बदमाश थे। सच में वे खून खराबे से कहीं ज्यादा धोखेबाजी में माहिर थे। सेर्सी ने अपने लिए 3 खोखले ड्रम खरीदने में कामयाबी हासिल की थी। वे सभी भयंकर धमाकेदार आवाजें निकाल सकते थे जो उसे चाहिए थी, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। इसने टायरियन को बहुत खुश किया। लायन स्टार और लेडी लियाना ने किनारे से बाहर निकलते ही हॉर्न बजाए सी स्विफ्ट के लिए रास्ता साफ करने के लिए नदी के नीचे की ओर बढ़े। किनारे पर भीड़ से कुछ जयकारे उठे जो बादलों की तरह पतले और ऊबड़ खाबड़ थे। मायरसेला ने डेक से मुस्कुराकर हाथ हिलाया। उसके पीछे एरिस ऑकहार्ट खड़ा था। उसका सफेद लबादा लहरा रहा था। कप्तान ने रस्सियां खोलने का आदेश दिया और पतवारों से सी स्विफ्ट को ब्लैक वाटर रश की तेज धारा में धकेला, जहां उसकी पाल हवा में खिल उठी, सामान्य सफेद पाल, जैसा कि टायरियन ने जोर दिया था। लैनिस्टर की लाल चादरें नहीं। राजकुमार टॉमन सिसक उठे। तुम एक दूध पीते बच्चे की तरह म्याऊं करते हो, उनके भाई ने उन पर फुसफुसाया। राजकुमारों को रोना नहीं चाहिए। राजकुमार एमोन द ड्रैगन नाइट उस दिन रोया था जब राजकुमारी नेरिस ने उसके भाई एगॉन से शादी की थी, सेंसा स्टार्क ने कहा। और जुड़वान सर एरिक और सर एरिक एक दूसरे को जानलेवा घाव देने के बाद अपने गालों पर आंसू के साथ मर गए। चुप रहो, नहीं तो मैं सर मेरिन से तुम्हें जानलेवा घाव दिलवा दूंगा, जोफ्रे ने अपनी मंगेतर से कहा। टायरियन ने अपनी बहन की ओर देखा। नदी के किनारे बोल्ड विंड ने अपनी पतवारें उतारी और सी स्विफ्ट के पीछे पीछे नीचे की ओर सरक गई। अंत में किंग रॉबर्ट का हैमर आया, शाही बेड़े की ताकत, या कम से कम वह हिस्सा जो पिछले साल स्टैनिस के साथ ड्रैगनस्टोन नहीं भागा था। वेरीज के अनुसार टायरियन ने जहाज या जहाजों को सावधानी से चुना था। ऐसे किसी भी कप्तान से परहेज किया था जिसके कप्तान की वफादारी संदिग्ध हो सकती थी। लेकिन चूंकि वेरीज खुद संदिग्ध वफादारी का था, इसलिए कुछ हद तक आशंका बनी रही। मैं वेरीज पर बहुत अधिक भरोसा करता हूं, उसने प्रतिबिंबित किया। मुझे अपने स्वयं के मुखबिरों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैं उन पर भरोसा करूंगा। भरोसा करने से आपकी मौत हो जाएगी। उसने फिर से लिटिल फिंगर के बारे में सोचा। पीटर बेलिश की ओर से बिटरब्रिज के लिए रवाना होने के बाद से कोई शब्द नहीं आया था। अगर लिटिल फिंगर मर गया है तो मैं एक विशालकाय हूं। अधिक संभावना है कि टायरेल प्रस्तावित विवाह से कतरा रहे थे। टायरियन शायद ही उन्हें दोष दे सकता था। अगर मैं मेस टायरेल होता तो मैं अपनी बेटी में उसके लंड की बजाय जोफ्रे का सिर भाले पर रखना पसंद करता। जब सेर्सी ने संकेत दिया कि अब जाने का समय हो गया है, तब छोटा बेड़ा खाड़ी में अच्छी तरह से बाहर निकल चुका था। ब्रॉन ने टायरियन का घोड़ा लाया और उसे सवार होने में मदद की। यह पॉट्रिक पेन का काम था, लेकिन वे पॉड को रेड कीप पर ही छोड़ आए थे।
दुबले पतले भाले की मौजूदगी लड़के की अपेक्षा कहीं अधिक आश्वस्त करने वाली थी। संकरी गलियों में सिटी वॉच के लोग खड़े थे, जो अपने भालों की छड़ों से भीड़ को रोके हुए थे। सर जैकलिन बायवाटर आगे चल रहे थे, काले रिंग मिल और सुनहरे लबादों में घुड़सवार लांसरों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पीछे सर एडन सांतागर और सर बालोन स्वान थे, जो राजा के झंडे, लैनिस्टर के शेर और बैराथियन के मुकुटधारी हिरण को लेकर चल रहे थे। राजा जोफ्रे एक लंबे भूरे रंग के पालफ्रे पर सवार थे। उनके सुनहरे बालों पर एक सुनहरा मुकुट था। सांसा स्टार्क उनके बगल में एक चेस्टनट घोड़ी पर सवार थे, जो न तो दाएं देख रही थी और न ही बाएं। उनके घने भूरे बाल चांदनी के जाल के नीचे उनके कंधों तक बह रहे थे। किंग्सगार्ड के दो लोग जोड़े के दोनों ओर खड़े थे। राजा के दाहिने हाथ पर हाउंड और स्टार्क लड़की के बाईं ओर सर मैंडन मूर। इसके बाद टॉमन आया, सूंघते हुए, सर प्रेस्टन ग्रीनफील्ड अपने सफेद कवच और लबादे में, और फिर सेर्सी सर लैंसेल के साथ, और मेरिन ट्रैंड और बोरोस ब्लाउंड द्वारा संरक्षित टायरियन अपनी बहन के साथ आया। उनके बाद हाई सेप्टन अपने दल में और अन्य दरबारियों की एक लंबी पूंछ का अनुसरण किया, सर होरस रेडविन, लेडी टांडा और उनकी बेटी जलाबर जो, लॉर्ड जाइल्स रोजबी और बाकी। पहरेदारों का एक दोहरा स्तंभ पीछे आया। बिना दाढ़ी और बिना धुले भालों की कतार के पीछे से सवारों को सुस्त आक्रोश से घूर रहे थे। मुझे यह एक भी धब्बा पसंद नहीं है, टायरियन ने सोचा। ब्रॉन के पास भीड़ के बीच में बिखरे हुए 20 भाले थे। अगर आग बहुत ज्यादा गर्म हो, तो आप बर्तन में मुट्ठी भर किशमिश डालकर पुडिंग को जलने से नहीं बचा सकते थे। उन्होंने फिशमॉन्गर्स स्क्वायर को पार किया और एगॉन के हाई हिल पर चढ़ने के लिए संकरे घुमावदार हुक पर मुड़ने से पहले मडीवे के साथ सवार हुए। कुछ लोगों ने अमानीरे में जोफ्रे सभी की जय हो, सभी की जय हो की आवाज लगाई जब युवा राजा सवार होकर आगे बढ़े, लेकिन हर उस आदमी के लिए जिसने आवाज सुनी 100 ने अपनी चुप्पी बनाए रखी। लैनिस्टर्स फटेहाल पुरुषों और भूखी महिलाओं के समुद्र के बीच से गुजरे। उदास आंखों की एक लहर को सीने से लगाए हुए। उसके ठीक आगे सेर्सी लैंसेल की कही किसी बात पर हंस रही थी। हालांकि उसे संदेह था कि उसकी खुशी दिखावा थी। वह उनके आसपास की अशांति से अनजान नहीं हो सकती थी, लेकिन उसकी बहन हमेशा बहादुरी का दिखावा करने में विश्वास करती थी। मार्ग के आधे रास्ते में एक रोती हुई महिला 2 पहरेदारों के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई राजा और उसके साथियों के सामने सड़क पर भाग गई, अपने मृत बच्चे की लाश को अपने सिर के ऊपर पकड़े हुए। यह नीला और सूजा हुआ था, विचित्र और डरावनी, लेकिन असली डरावनी मां की आंखें थीं। जोफ्रे ने एक पल के लिए देखा जैसे कि वह उसे नीचे गिराने का इरादा रखता है, लेकिन सैंसा स्टार्क ने झुककर उससे कुछ कहा। राजा ने अपने बटुए में हाथ डाला और महिला को एक चांदी का हिरण फेंक दिया। सिक्का बच्चे से टकराया और लुढ़क कर सोने के लबादों के पैरों के नीचे और भीड़ में चला गया, जहां 1 दर्जन आदमी इसके लिए लड़ने लगे। मां ने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। उसके दुबले पतले हाथ अपने बेटे के मृत वजन से कांप रहे थे। उसे छोड़ दो महाराज, सेर्सी ने राजा को पुकारा। वह हमारी मदद से परे है बेचारी। मां ने उसे सुना। किसी तरह रानी की आवाज ने महिला की तबाह बुद्धि को काट दिया। उसका ढीला चेहरा घृणा से मुड़ गया। वेश्या, वह चीखी, राजाओं की वेश्या। भाईचोद। जैसे ही उसने सेर्सी की ओर इशारा किया, उसका मृत बच्चा आटे की बोरी की तरह उसकी बाहों से गिर गया। भाईचोद, भाईचोद, भाईचोद। टायरियन ने कभी नहीं देखा कि गोबर किसने फेंका। उसने केवल सांसा की हांफने और जोफ्रे के गाली देने की आवाज सुनी। और जब उसने अपना सिर घुमाया तो राजा अपने गाल से भूरे रंग की गंदगी पोंछ रहा। उसने अपनी उंगलियां अपने बालों में दबाई, गुस्से से चेहरा बनाया और एक मुट्ठी भर गोबर फेंक दिया। मुझे वह आदमी चाहिए जिसने वह फेंका, वह चिल्लाया। आहाइश, जो उसे पकड़ लेगा उसे 100 सुनहरे ड्रैगन मिलेंगे। वह वहां ऊपर था, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। राजा ने छतों और उनके ऊपर खुली बालकनियों का निरीक्षण करने के लिए अपने घोड़े को एक चक्र में घुमाया। भीड़ में लोग इशारा कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और एक दूसरे को और राजा को कोस रहे थे। कृपया महामहिम उसे जाने दें, सांसा ने विनती की। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया।
मेरे पास वह आदमी लाओ जिसने वह गंदगी फेंकी है, जोफ्रे ने आदेश दिया। वह इसे चाट लेगा या मैं उसका सिर काट दूंगा। कुत्ते, तुम उसे यहां लाओ। आज्ञाकारी। सैंडर क्लेगन अपनी काठी से नीचे उतरा, लेकिन मांस की उस दीवार से होकर कोई रास्ता नहीं था। छत पर जाने की तो बात ही छोड़िए, उसके सबसे करीबी लोग छटपटाने लगे और दूर जाने के लिए धक्का देने लगे, जबकि अन्य लोग देखने के लिए आगे बढ़े। टायरियन को आपदा की बू आ रही थी। क्लीगन, छोड़ो, वह आदमी बहुत पहले ही भाग चुका है। मैं उसे चाहता हूं। जोफ्रे ने छत की ओर इशारा किया। वह माती है वहां ऊपर था। कुत्ते, उन्हें काट दो और लाओ। शोरगुल ने उसके अंतिम शब्दों को दबा दिया। क्रोध, भय और घृणा की एक गड़गड़ाहट जिसने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कमीने, कोई जोफ्रे पर चिल्लाया। कमीने राक्षस। अन्य आवाजों ने रानी को वेश्या और भयचोद की पुकारें फेंकी, जबकि टायरियन पर सनकी और हाफमैन के नारे बरसाए गए। गालियों के साथ उसने न्याय और रॉब, राजा रॉब, युवा भेड़िया, स्टेनिस और यहां तक कि रेनली की कुछ चीखें भी सुनी। सड़क के दोनों ओर से भीड़ भाले की छड़ों के खिलाफ उमड़ पड़ी, जबकि सोने के लबादे लाइन को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसके पीछे एक आदमी चिल्लाया, हमें रोटी चाहिए कमीने। एक ही पल में हजारों लोगों ने नारा लगा दिया। राजा जोफ्रे और राजा रॉब और राजा स्टैनिस को भुला दिया गया और राजा ब्रेड ने अकेले शासन किया। रोटी, वे चिल्लाए, रोटी, रोटी। टायरियन अपनी बहन की तरफ बढ़ा, चिल्लाया, वापस महल में अभी। सेर्सी ने एक संक्षिप्त सिर हिलाया और सर लैंसेल ने अपनी तलवार निकाली। स्तंभ के आगे जैकलिन बायवॉटर आदेश दे रही थी। उसके सवारों ने अपने भाले नीचे कर दिए और एक कील की तरह आगे बढ़े। राजा अपने पालफड़े को बेचैनी से गोल गोल घुमा रहा था, जबकि हाथ सोने के लबादों की कतार से आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक ने उसके पैर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, लेकिन केवल एक पल के लिए। सर मैंडन की तलवार नीचे गिर गई, कलाई से हाथ अलग हो गया। सवारी, टायरियन ने अपने भतीजे पर चिल्लाया। घोड़े की पीठ पर एक जोरदार तमाचा मारा। जानवर पीछे हट गया, तुरही बजाते हुए, और आगे बढ़ गया। उसके सामने प्रेस टूट गया। टायरियन ने राजा के खुरों पर जोर से खाई में गाड़ी चलाई। ब्रॉन ने तलवार हाथ में लेकर गति बनाए रखी। जब वह सवार हुआ तो एक नुकीला पत्थर उसके सिर के पास से गुजरा और एक सड़ा हुआ गोभी सर मैंडन की ढाल से टकराया। उनके बाईं ओर 3 हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। सोने के लबादे लहरों के नीचे गिर गए और फिर भीड़ गिरे हुए लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ रही थी। हाउंड पीछे गायब हो गया था, हालांकि उसका सवारहीन घोड़ा उनके बगल में सरपट दौड़ रहा था। टायरियन ने देखा कि एरन सांतागर को काठी से खींच लिया गया है। सोने और काले रंग का बैराथियन हिरण उसकी मुट्ठी से छीन लिया गया है। सर बैलेंस स्वान ने अपनी लंबी तलवार खींचने के लिए लैनिस्टर शेर को गिरा दिया। उसने दाएं और बाएं वार किए, क्योंकि गिरा हुआ झंडा फट गया था। हजारों टुकड़े तूफानी हवा में लाल पत्तों की तरह घूम रहे थे। एक पल में वे चले गए। जोफ्रे के घोड़े के सामने कोई लड़खड़ाता हुआ आया और राजा के नीचे आते ही चीखने लगा। वह आदमी था, औरत थी या बच्चा, टायरियन नहीं बता सकता था। जोफ्रे उसके बगल में सरपट दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर मट्ठा था। उसके बाईं ओर सर मैंडन मूर एक सफेद छाया थी। और अचानक पागलपन पीछे छूट गया और वे महल के बारबिकन के सामने पक्के चौक पर खड़खड़ा रहे थे। भालेबाजों की एक पंक्ति ने द्वार पकड़ रखे थे। सर जैकलिन एक और हमले के लिए अपने भालों को घुमा रहा था। भाले अलग हो गए ताकि राजा की पार्टी पोर्टकुलिस के नीचे से गुजर सके। उनके चारों ओर पीली लाल दीवारें उभरी हुई थीं, जो आश्वस्त करने वाली ऊंची और क्रॉसबोमैन से भरी हुई थीं। टायरियन को घोड़े से उतरना याद नहीं था। सर मैंडन घबराए हुए राजा को उसके घोड़े से उतरने में मदद कर रहे थे। शाय मामन जब सेर्सी, टॉमन और लैंसेल सर मैरन और सर बोरोस के साथ गेट से अंदर घुसे। बोरोस के ब्लेड पर खून लगा हुआ था, जबकि मैरन का सफेद लबादा उसकी पीठ से फटा हुआ था। सर बैलेंस स्वान बिना हेलमेट के सवार थे। उनके घोड़े के मुंह से झाग निकल रहा था और खून बह रहा था। होरस रेडवाइन लेडी टांडा को लेकर आए, जो अपनी बेटी लॉलीज के डर से आधी पागल हो गई थी, जिसे काठी से गिरा दिया गया था और पीछे छोड़ दिया गया था। लॉर्ड गाइल्स, जिनका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सफेद हो गया था,
ने अपने कूड़े से हाई सेप्टन को गिरते हुए देखने की कहानी हकलाते हुए बताई। भीड़ के उनके ऊपर झपटने पर चीखते हुए प्रार्थनाएं की। जल्लाभर जो ने कहा कि उन्हें लगा कि उन्होंने किंग्सगार्ड के सर प्रेस्टन ग्रीनफील्ड को हाई सेप्टन के पलटे हुए कूड़े की ओर वापस जाते हुए देखा था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था। टायरियन को एक मास्टर के बारे में पता था जो पूछ रहा था कि क्या वह घायल है। वह यार्ड में अपने भतीजे के पास गया। उसका गोबर से सना हुआ मुकुट तिरछा था। गद्दार जोफ्रे उत्साह से बड़बड़ा रहा था। मैं उन सभी के सिर ले लूंगा। मैं बौने ने उसके लाल हो चुके चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मुकुट जोफ्रे के सिर से उड़ गया। फिर उसने उसे दोनों हाथों से धक्का दिया और उसे गिरा दिया। तुम अंधे खूनी मूर्ख हो। वे देशद्रोही थे। जोफ्रे ने जमीन से चीखकर कहा। उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और मुझ पर हमला किया। तुमने उन पर अपना कुत्ता छोड़ दिया। तुमने क्या सोचा था कि वे क्या करेंगे? घुटने टेक कर विनम्रता पूर्वक बैठेंगे जबकि हाउन कुछ अंगों को काट देगा। तुम बिगड़ैल मूर्ख छोटे लड़के। तुमने क्लेगन को मार डाला है और भगवान जाने कितने और फिर भी तुम बिना किसी खरोंच के बच निकले। लानत है तुम पर। और उसने उसे लात मारी। उसे बहुत अच्छा लगा कि वह और भी कुछ कर सकता था, लेकिन सर मैंडन मूर ने उसे खींच लिया क्योंकि जोफ्रे चिल्ला रहा था। और फिर ब्रॉन उसे संभालने के लिए वहां था। सेर्सी अपने बेटे के ऊपर घुटनों के बल बैठी, जबकि सर बैलन स्वान ने सर लैंसेल को रोका। टायरियन ब्रॉन की पकड़ से छूट गया। अभी भी कितने लोग हैं? उसने किसी को भी नहीं और सभी को चिल्लाकर पूछा। मेरी बेटी, लेडी टांडा ने रोते हुए कहा। कृपया किसी को लॉली के लिए वापस जाना चाहिए। सर प्रेस्टन वापस नहीं आया है, सर बोरोस ब्लाउंट ने बताया। न ही एरन सांटागर, न ही वेटनर्स, सर होरस रेडविन ने कहा। यह वह मजाकिया नाम था जिसे दूसरे शूरवीरों ने युवा टायरेक लैनिस्टर पर लटका दिया था। टायरियन ने यार्ड के चारों ओर नजर घुमाई। स्टार्क लड़की कहाँ है? एक पल के लिए किसी ने जवाब नहीं दिया। अंत में जोफ्रे ने कहा, आइए बैंडा आया। टीका है, वह मेरे पास से गुजर रही थी। मुझे नहीं पता कि वह कहां चली गई। टायरियन ने अपनी धड़कती हुई कनपटी में कुंद उंगलियां दबाई। अगर सांसा स्टार्क को कोई नुकसान पहुंचा होता तो जैमी मर चुका होता। सर मैंडन, आप उसकी ढाल थे। सर मैंडन मूर बेफिक्र रहे। जब उन्होंने हाउंड पर हमला किया सो सही है तो मैंने सबसे पहले राजा के बारे में सोचा। और ठीक ही किया, सेर्सी ने कहा। बोरोस, मेरिन, वापस जाओ और लड़की को खोजो। और मेरी बेटी, लेडी टांडा ने सिसकते हुए कहा। कृपया सर बोरोस महल की सुरक्षा छोड़ने की संभावना से खुश नहीं दिखे। महारानी, उन्होंने रानी से कहा, हमारे सफेद लबादों को देखकर भीड़ भड़क सकती है। टायरियन ने वह सब सह लिया जो वह चाहता था। दूसरे लोग अपने लबादे ले लो। अगर तुम उन्हें पहनने से डरते हो तो उन्हें उतार दो, तुम खूनी मूर्ख। लेकिन मुझे संसा स्टार्क ढूंढो या मैं कसम खाता हूं, मैं शग्गा से तुम्हारा वह बदसूरत सिर 2 टुकड़ों में कटवा दूंगा, यह देखने के लिए कि अंदर ब्लैक पुडिंग के अलावा कुछ है या नहीं। सर बोरोस गुस्से से लाल हो गए। तुम मुझे बदसूरत कहोगे? तुम? उसने अपनी मुट्ठी में अभी भी पकड़ी हुई खूनी तलवार को उठाना शुरू कर दिया। ब्रॉन ने टायरियन को बेदर्दी से पीछे धकेल दिया। बंद करो, सेर्सी ने झपट्टा मारा। बोरोस, तुम वही करोगे जो तुम्हें कहा गया है, या हम उस लबादे को पहनने के लिए किसी और को ढूंढ लेंगे। तुम्हारी कसम, वह वहां है, जोफ्रे ने इशारा करते हुए चिल्लाया। सैंडर क्लेगन ने सैंसा के भूरे घोड़े पर सवार होकर गेट से तेजी से प्रवेश किया। लड़की पीछे बैठी थी, दोनों हाथ हाउंड की छाती को कसकर पकड़े हुए थे। टायरियन ने उसे पुकारा। क्या तुम्हें चोट लगी है, लेडी सैंसा? सैंसा के माथे पर गहरी चोट से खून बह रहा था। वे चीजें फेंक रहे थे, पत्थर और गंदगी। अंडे मैंने उन्हें बताने की कोशिश की। मेरे पास उन्हें देने के लिए रोटी नहीं थी। एक आदमी ने मुझे काठी से खींचने की कोशिश की। हाउंड ने उसे मार डाला। मुझे लगता है उसका हाथ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उसने अपना हाथ काट लिया। क्लेगन ने उसे जमीन पर उठा लिया। उसका सफेद लबादा फटा हुआ और दागदार था और खून उसकी बाईं आस्तीन के एक दांतेदार फटे भाग से रिस रहा था। छोटी चिड़िया से खून बह रहा है। कोई उसे वापस उसके पिंजरे में ले जाए और उस घाव को देखे। मास्टर फ्रेंडकिन आज्ञा का पालन करने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने सांतागर के लिए किया। हाउंड ने जारी रखा। 4 लोगों ने उसे पकड़ कर रखा
और बारी बारी से उसके सिर पर पत्थर से प्रहार किया। मैंने एक को काट दिया, लेकिन इससे सर एरॉन को कोई फायदा नहीं हुआ। लेडी टांडा उसके पास पहुंची। मेरी बेटी, मैंने उसे कभी नहीं देखा। हाउंड ने गुस्से से यार्ड में इधर उधर देखा। मेरा घोड़ा कहाँ है? अगर उस घोड़े को कुछ हुआ तो किसी को कीमत चुकानी पड़ेगी। वह कुछ समय के लिए हमारे साथ दौड़ रहा था, टायरियन ने कहा। वो लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके बाद उसका क्या हुआ। ब्रॉन्ज, जितने लोगों की जरूरत हो उतने लोगों को ले लो और देखो कि पानी की गाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचाए। भगवान भला करे। जंगल की आग, अगर कोई आग वहां तक पहुंच जाए, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम फली बॉटम को पूरी तरह से खो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में आग को अल्केमिस्ट के गिल्ड हॉल तक नहीं पहुंचना चाहिए। समझ में आया? क्लेगन, तुम उसके साथ जाओगे। आधे दिल की धड़कन के लिए टायरियन को लगा कि उसने हाउंड की काली आंखों में डर देखा है। उसने महसूस किया, दूसरे मुझे ले जाते हैं। बेशक वह आग से नफरत करता है, उसने इसका बहुत अच्छा स्वाद चखा है। नजर एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह क्लेगन की जानी पहचानी नाराजगी ने ले ली। मैं जाऊंगा, उसने कहा, हालांकि तुम्हारे आदेश से नहीं। मुझे वह घोड़ा ढूंढना है। टायरियन किंग्सगार्ड के 3 बचे हुए शूरवीरों की ओर मुड़ा। आप में से प्रत्येक एक हेराल्ड के पास एस्कॉर्ट की सवारी करेगा। लोगों को अपने घरों को लौटने का आदेश दें। शाम की घंटी की आखिरी गड़गड़ाहट के बाद सड़कों पर पाया जाने वाला कोई भी आदमी मारा जाएगा। हमारा स्थान राजा के बगल में है, सर मेरिन ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। सेर्सी सांप की तरह खड़ी हो गई। तुम्हारा स्थान वह है जहां मेरा भाई कहता है, उसने थूका। हाथ राजा की अपनी आवाज में बोलता है और अवज्ञा राजद्रोह है। बोरोस और मेरिन ने एक दूसरे को देखा। क्या हमें अपने लबादे पहनने चाहिए महामहिम? सर बोरोस ने पूछा। मुझे परवाह नहीं है। नग्न हो जाओ। यह भीड़ को याद दिला सकता है कि तुम पुरुष हो। वे सड़क पर तुम्हारे व्यवहार को देखने के बाद भूल गए हैं। टायरियन ने अपनी बहन को गुस्सा होने दिया। उसका सिर धड़क रहा था। उसे लगा कि वह धुएं की गंध महसूस कर सकता है, हालांकि शायद यह उसकी नसों के उखड़ने की गंध थी। 2 स्टोन क्रोज ने टॉवर ऑफ द हैंड के दरवाजे की रखवाली की। मुझे टिमट के बेटे टिमट को ढूंढो। स्टोन क्रोज जले हुए लोगों के पीछे चीखते हुए नहीं भागते। जंगली लोगों में से एक ने उसे घमंड से सूचित किया। एक पल के लिए टायरियन भूल गया था कि वह किससे निपट रहा था। तो फिर मुझे शग्गा ढूंढो। शग्गा सो रहा है। चीखने से बचने का प्रयास करना पड़ा। उसे जगाओ। डॉल्फ के बेटे शग्गा को जगाना आसान काम नहीं है, आदमी ने शिकायत की। उसका क्रोध भयानक है। वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। कबीले का आदमी जम्हाई लेता और खुजलाता हुआ इधर उधर भटकता रहा। आधा शहर दंगा कर रहा है, दूसरा आधा जल रहा है और शग्गा खर्राटे ले रहा है। टायरियन ने कहा, शग्गा को यहाँ का गंदा पानी पसंद नहीं है, इसलिए उसे आपकी कमजोर शराब और खट्टी शराब पीनी चाहिए। और उसके सिर में दर्द होने के बाद मैंने शय को आयरन गेट के पास एक मकान में रखा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके पास जाओ और उसे सुरक्षित रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। विशालकाय आदमी मुस्कुराया। उसके दांत उसकी दाढ़ी के बालों वाले जंगल में एक पीली दरार की तरह थे। शग्गा उसे यहां ले आएगी। बस देखो कि उसे कोई नुकसान न हो। उससे कहो कि मैं जितनी जल्दी हो सके उसके पास आऊंगा, शायद आज रात या कल, निश्चित रूप से। फिर भी शाम ढलने तक शहर में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। हालांकि ब्रॉन ने बताया कि आग बुझा दी गई थी और ज्यादातर घूमने वाली भीड़ तितर बितर हो गई थी। जितना टायरियन शय की बाहों के आराम के लिए तरस रहा था, उसे एहसास हुआ कि वह उस रात कहीं नहीं जा पाएगा। सर जैकलिन बायवॉटर ने कसाई का बिल दिया, जबकि वह अपने सौर के अंधेरे में एक ठंडे कैपोन एंड ब्राउन ब्रेड पर खाना खा रहा था। शाम ढलने के बाद अंधेरा छा गया था, लेकिन जब उसके नौकर उसकी मोमबत्तियां जलाने और चूल्हे में आग जलाने आए तो टायरियन ने उन पर दहाड़ लगाई और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। उसका मूड कमरे की तरह ही काला था और बायवॉटर ने इसे हल्का करने के लिए कुछ नहीं कहा। मारे गए लोगों की सूची में सबसे ऊपर हाई सेप्टन था, जो दया के लिए अपने देवताओं से चीखते हुए चीर फाड़ कर रहा था। भूखे लोग चलने में असमर्थ पुजारियों को कठोर नजर से देखते हैं, टायरियन ने सोचा। सर प्रेस्टन की लाश को पहले अनदेखा कर दिया गया था। सोने के लबादे एक शूरवीर की तलाश कर रहे थे सफेद कवच में, और उसे इतनी क्रूरता से चाकू घोंपा गया था और काटा गया था कि वह सिर से एड़ी तक लाल भूरे रंग का हो गया था।
सर एरन सांतागर को एक नाले में पाया गया था। उसका सिर कुचले हुए हेलमेट के अंदर लाल गूदा बन गया था। लेडी टांडा की बेटी ने एक चमड़े की दुकान के पीछे चिल्लाते हुए आधे 100 आदमियों के सामने अपना कौमार्य समर्पित कर दिया था। सोने के लबादों ने उसे सोबेली रोक की पर नग्न घूमते हुए पाया। टायरेक अभी भी लापता था, जैसा कि हाई सेप्टन का क्रिस्टल मुकुट था। 9 सोने के लबादे मारे गए थे, 2 स्कोर घायल हो गए थे। किसी ने यह गिनने की जहमत नहीं उठाई कि भीड़ में कितने लोग मारे गए थे। मैं चाहता हूं कि टायरेक को ढूंढा जाए, जिंदा या मुर्दा। बायवाटर के खत्म होने पर टायरियन ने संक्षेप में कहा, वह एक लड़के से ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे दिवंगत चाचा टाइगेट का बेटा। उसके पिता हमेशा मेरे प्रति दयालु थे। हम उसे ढूंढ लेंगे, सेप्टन का मुकुट भी। अन्य लोग सेप्टन के मुकुट के साथ एक दूसरे को परेशान कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने मुझे वॉच की कमान सौंपी थी तो आपने मुझसे कहा था कि आप हमेशा साफ साफ सच सुनना चाहते हैं। किसी तरह मुझे लग रहा है कि आप जो कुछ भी कहने जा रहे हैं वह मुझे पसंद नहीं आएगा, टायरियन ने उदास होकर कहा। आज हमने शहर पर कब्जा कर लिया मेरे मालिक, लेकिन मैं कल के लिए कोई वादा नहीं करता। केतली उबलने के करीब है। इतने सारे चोर और हत्यारे विदेश में हैं कि किसी का भी घर सुरक्षित नहीं है। पिसवाटर बेंड के किनारे खूनी प्रवाह फैल रहा है। तांबे या चांदी के लिए कोई भोजन नहीं है। जहां पहले आपको गटर से केवल बड़बड़ाहट सुनाई देती थी, अब गिल्डहॉल और बाजारों में देशद्रोह की खुली चर्चा हो रही है। क्या आपको और लोगों की जरूरत है? मेरे पास अब जितने भी लोग हैं उनमें से आधे पर भी मुझे भरोसा नहीं है। स्लिंट ने वॉच के आकार को 3 गुना बढ़ा दिया है। आए हैं, लेकिन एक वॉचमैन बनाने के लिए सोने के लबादे से ज्यादा की जरूरत होती है। नए भर्ती हुए लोगों में अच्छे और वफादार लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं उनसे ज्यादा क्रूर, शराबी, कायर और गद्दार भी हैं। वे आधे प्रशिक्षित और अनुशासनहीन हैं, और उनकी जो भी वफादारी है वह सिर्फ अपनी चमड़ी के प्रति है। अगर लड़ाई की नौबत आती है तो वे टिक नहीं पाएंगे। मुझे डर है। मैंने उनसे कभी उम्मीद नहीं की थी, टायरियन ने कहा। एक बार हमारी दीवारें टूट गईं तो हम हार गए। मुझे यह शुरू से ही पता था। मेरे आदमी बड़े पैमाने पर छोटे लोगों से लिए गए हैं। वे एक ही गलियों में चलते हैं, एक ही शराब की टंकी में पीते हैं, एक ही बर्तन की दुकानों में अपने भूरे रंग के कटोरे में चम्मच भरते हैं। आपके नपुंसक ने आपको बताया होगा, किंग्स लैंडिंग में लैनिस्टर्स के लिए थोड़ा प्यार है। बहुतों को अभी भी याद है कि कैसे आपके भगवान पिता ने शहर को लूटा था जब एरिस ने उनके लिए द्वार खोले थे। वे फुसफुसाते हैं कि देवता हमें आपके घर के पापों के लिए दंडित कर रहे हैं। कुछ लोग खुलकर बात करते हैं कि जब रॉबर्ट राजा था तब चीजें कितनी बेहतर थीं। पास से प्राण थी, और संकेत देते हैं कि स्टैनिस के सिंहासन पर बैठने के बाद समय फिर से बेहतर होगा। पॉट शॉप्स, वाइन सिंग्स और वेश्यालयों में से करती हैं। आप ये बातें सुनते हैं, और बैरकों और गार्ड हॉल में भी मुझे डर है। वे मेरे परिवार से नफरत करते हैं। क्या आप मुझे यही बता रहे हैं? हाँ, और मौका मिलने पर उन पर हमला कर देंगे। मुझसे भी? अपने हिजड़े से पूछो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बायवाटर की गहरी गहरी आंखें बौने की बेमेल आंखों से मिली और बिना पलक झपकाए, सबसे ज्यादा आप मेरे महाराज, सबसे ज्यादा अन्याय उसे घुटन देने वाला था। यह जोफ्रे था जिसने उन्हें अपने मृतकों को खाने के लिए कहा था। जोफ्रे ने अपने कुत्ते को उनके ऊपर छोड़ रानी को कभी भी आम लोगों की दोस्त के रूप में नहीं जाना जाता है। न ही लॉर्ड वेरीज को प्यार से स्पाइडर कहा जाता है। लेकिन वे सबसे ज्यादा आपको दोषी मानते हैं। आपकी बहन और नपुंसक तब यहां थे जब राजा रॉबर्ट के अधीन समय बेहतर था, लेकिन आप नहीं थे। वे कहते हैं कि आपने शहर को घमंडी भाड़े के सैनिकों और गंदे बर्बर लोगों से भर दिया है, जो चाहते हैं ले लेते हैं और अपने अलावा किसी कानून का पालन नहीं करते। वे कहते हैं कि आपने जानोस स्लिंट को निर्वासित कर दिया क्योंकि आपको वह आपकी पसंद के हिसाब से बहुत ज्यादा धोखेबाज और ईमानदार लगा। वे कहते हैं कि आपने बुद्धिमान और सौम्य पाइसेले को कालकोठरी में फेंक दिया जब उसने आपके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि आप अपने लिए आयरन थ्रोन को जब्त करना चाहते हैं। हाँ, और मैं एक राक्षस भी हूं, घिनौना और विकृत। इसे कभी मत भूलना। उसका हाथ मुट्ठी में कस गया। मैंने बहुत कुछ सुन लिया है। हम दोनों को काम पर ध्यान देना है। मुझे छोड़ दो।
शायद मेरे स्वामी पिता ने इन सभी वर्षों में मुझे तुच्छ समझना सही था। अगर यह सबसे अच्छा है जो मैं हासिल कर सकता हूं, टायरियन ने सोचा जब वह अकेला था। उसने अपने खाने के अवशेषों को देखा। उसका पेट ठंडे चिकने कैपोन को देखकर उबल रहा था। घृणा से भरकर उसने उसे दूर धकेल दिया। पॉड को बुलाया और लड़के को वेरीज और ब्रॉन को बुलाने के लिए दौड़ाया। मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार एक हिजड़ा और एक दलाल हैं, और मेरी महिला एक वेश्या है। यह मेरे बारे में क्या कहता है? ब्रॉन ने आने पर उदासी की शिकायत की और चूल्हे में आग जलाने पर जोर दिया। वेरीज के आने तक यह धधक रही थी। तुम कहां थे? टायरियन ने पूछा। राजा के काम के बारे में, मेरे प्यारे स्वामी। हाँ, राजा, टायरियन ने बड़बड़ाया। मेरा भतीजा शौचालय में बैठने के लायक नहीं है। आयरन सिंहासन की तो बात ही छोड़ो। वेरीज ने कंधे उचका दिए। एक प्रशिक्षु को उसका काम सिखाया जाना चाहिए। रीकिंग लेन के आधे प्रशिक्षु आपके इस राजा से बेहतर शासन कर सकते हैं। ब्रॉन ने खुद को टेबल के दूसरी तरफ बैठाया और कैपोन से एक पंख निकाला। टायरियन ने सेल्सवर्ड की लगातार बदतमीजी को अनदेखा करने की आदत बना ली थी, लेकिन आज रात उसे यह बात चुभने लगी। मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें मेरा खाना खत्म करने की इजाजत दी थी। तुम इसे खाते हुए नहीं दिख रहे थे। ब्रॉन ने मांस के एक कौर के बीच से कहा। शहर भूख से मर रहा है। खाना बर्बाद करना अपराध है। तुम्हारे पास कोई शराब है? अगली बार वह चाहेगा कि मैं उसे शराब पिलाऊं। टायरियन ने उदास होकर सोचा। तुम बहुत आगे निकल जाते हो, उसने चेतावनी दी, और तुम कभी भी पर्याप्त दूर तक नहीं जाते। ब्रॉन ने विंगबोन को रशेस की ओर फेंक दिया। कभी सोचा है कि अगर दूसरा पहले पैदा हो जाता तो जीवन कितना आसान होता? उसने अपनी उंगलियां कैपोन के अंदर डाली और मुट्ठी भर स्तन फाड़े। रोने वाला टॉमन, ऐसा लगता है कि वह वही करेगा जो उसे कहा जाएगा, जैसा कि एक अच्छे राजा को करना चाहिए। टायरियन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई जब उसने महसूस किया कि भाड़े का सिपाही किस ओर इशारा कर रहा था। अगर टॉमन राजा होता, टॉमन के राजा बनने का सिर्फ एक ही तरीका था। नहीं, वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। जोफ्रे उसका अपना खून था और जैमी का बेटा भी उतना ही जितना सेर्सी का। मैं ऐसा कहने के लिए तुम्हारा सिर काट सकता हूं, उसने ब्रॉन से कहा, लेकिन भाड़े का सिपाही सिर्फ हंसा। दोस्तों, वेरीज ने कहा, झगड़ा करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम दोनों से विनती करता हूं, हिम्मत रखो। किसका? टायरियन ने नाराजगी से पूछा। वह कई आकर्षक विकल्पों के बारे में सोच सकता था। डेवोस सर कॉर्टनी पेनरोज ने कोई कवच नहीं पहना था। वह एक भूरे रंग का घोड़ा था। उसका ध्वजवाहक धब्बेदार भूरा रंग का था। उनके ऊपर बैराथियन का मुकुटधारी हिरन और पेनरोज की पार की हुई पंखुड़ियां मैदान पर सफेद फड़फड़ा रही थी। सर कॉर्टनी की कुदाल के आकार की दाढ़ी भी लाल थी, हालांकि वह ऊपर से पूरी तरह गंजा हो गया था। अगर राजा के दल के आकार और वैभव ने उसे प्रभावित किया तो यह उसके जीर्ण चेहरे पर नहीं दिखा। वे जंजीरों की खनक और थाली की खड़खड़ाहट के साथ आगे बढ़े। डेवोस ने भी कवच पहना था, हालांकि वह नहीं बता सकता था कि क्यों। उसके कंधे और पीठ के निचले हिस्से में असामान्य वजन से दर्द हो रहा था। इसने उसे बोझिल और मूर्ख महसूस कराया, और उसने एक बार फिर आश्चर्य किया कि वह यहाँ क्यों आया है। राजा के आदेशों पर सवाल उठाना मेरे लिए नहीं है, और फिर भी दल का हर आदमी डेवोस सीवर्थ से बेहतर जन्म और उच्च पद का था। चांदी के स्टील और सोने की जड़ाई ने उनके कवच को चमकाया, और उनके युद्ध के हेलमेट रेशमी पंखों और रत्न जटित आंखों वाले चालाकी से गढ़े गए हेराल्डिक जानवरों के दंगल में सजे थे। स्टैनिस खुद इस अमीर और शाही समूह में बेमेल लग रहे थे। डेवोस की तरह राजा ने ऊन और उबले हुए चमड़े के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि उनके मंदिरों के चारों ओर लाल सोने के घेरे ने उन्हें एक निश्चित भव्यता प्रदान की। जब भी वह अपना सिर हिलाता था तो सूरज की रोशनी उसके ज्वाला के आकार के बिंदुओं से चमकती थी। ब्लैक बेथा के स्टॉर्म एंड से बेड़े के बाकी सदस्यों के साथ जुड़ने के बाद से 8 दिनों में डेवोस का यह सबसे करीबी समय था। उसने अपने आगमन के 1 घंटे के भीतर ही मुलाकात की, लेकिन उसे बताया गया कि राजा व्यस्त थे। डेवोस को अपने बेटे देवन से पता चला, जो शाही साथियों में से एक था। अब जब स्टैनिस बैराथियोन उसके अधिकार में आ गया था तो राजा उसके चारों ओर मक्खियों की तरह मंडरा रहे थे। वह भी आधा शव जैसा लग रहा था। जब मैं ड्रैगनस्टोन से निकला था, उससे सामी अनसान तथा उससे कई साल बड़ा।
डेवन ने कहा कि राजा हाल ही में शायद ही सोए हों। जब से लॉर्ड रेनली की मृत्यु हुई है तब से वह भयानक बुरे सपनों से परेशान है, लड़के ने अपने पिता से कहा था। मास्टर की औषधियां उन्हें छू नहीं पाती हैं, केवल लेडी मेलिसेंड्रे ही उसे सुला सकती हैं। क्या इसीलिए वह अब उसके मंडप में रहती है? डेवोस ने सोचा। उसके साथ प्रार्थना करने के लिए, या क्या उसके पास उसे सुलाने का कोई और तरीका है? यह एक अयोग्य प्रश्न था, और ऐसा प्रश्न जिसे पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी, अपने बेटे से भी नहीं। डेवन एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसने अपने डबलट पर गर्व से ज्वलंत दिल पहना था, और उसके पिता ने उसे शाम ढलते ही रात की आग में प्रकाश के भगवान से भोर लाने की विनती करते देखा था। वह राजा का अनुचर है, उसने खुद से कहा। यह केवल उम्मीद की जानी चाहिए कि वह राजा के भगवान को ले जाएगा। डेवोस लगभग भूल गया था कि स्टॉर्मैंड की दीवारें कितनी ऊंची और मोटी थीं। राजा स्टैनिस उनके नीचे रुक गए, सर कॉर्टनी और उनके ध्वजवाहक से कुछ फीट की दूरी पर। सर, उन्होंने कठोर शिष्टाचार के साथ कहा। उसने उतरने की कोई कोशिश नहीं की। मेरे प्रभु, यह कम विनम्र था, लेकिन अप्रत्याशित नहीं था। राजा को शैली प्रदान करना प्रथागत है। महाशय, बहुत लंबा, बहुत दरबारी और बहुत अमीर। ब्राइटवाटर कीप का लॉर्ड स्टैनिस के लिए घोषणा करने वाले रेनली के बैनरमैन में से पहला था, और अपने पुराने देवताओं को त्यागने और लाइट के लॉर्ड को अपनाने वाला पहला व्यक्ति था। स्टैनिस ने अपनी रानी को उसके चाचा एक्सेल के साथ ड्रैगन स्टोन पर छोड़ दिया था। लेकिन रानी के आदमी पहले से कहीं ज्यादा संख्या में और शक्तिशाली थे, और एलेस्टर फ्लोरेंस सबसे आगे थे। सर कॉर्टनी पेनरोज ने उन्हें अनदेखा किया, स्टैनिस को संबोधित करना पसंद किया। यह एक उल्लेखनीय कंपनी है। महान लॉर्ड जेस्टरमोन, एरोल एंड वर्नर, ग्रीन एप्पल फॉसोविच के सर जॉन एंड रेड के सर ब्रायन, किंग रेनली के रेनबोगार्ड के लॉर्ड कैरन और सर गुयार्ड, और ब्राइट वाटर के शक्तिशाली लॉर्ड एलेस्टर फ्लोरेंट। निश्चित रूप से क्या वह अकेली बिना कवच के आई थी? लेकिन उसके लाल वस्त्र लहरा रहे थे। उसके गले में लगा हुआ बड़ा माणिक दिन की रोशनी पी रहा था। मैं आपके राजा और प्रकाश के भगवान की सेवा करता हूं। मेरी महिला, मैं उनके लिए आपकी शुभकामनाएं देता हूं, सर कॉर्टनी ने उत्तर दिया। लेकिन मैं दूसरे देवताओं और एक अलग राजा को नमन करता हूं। केवल एक सच्चा राजा और एक सच्चा भगवान है, लॉर्ड फ्लोरेंट ने घोषणा की। क्या हम यहाँ धर्मशास्त्र पर विवाद करने आए हैं मेरे प्रभु? अगर मुझे पता होता तो मैं एक सेप्टन ले आता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, स्टैनिस ने कहा। मेरे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आपके पास पखवाड़े भर का समय था। आपने अपने कौवे भेजे, कोई मदद नहीं आई है, नहीं आएगी। स्टॉर्म का अंत अकेला खड़ा है और मैं धैर्य खो चुका हूं। एक आखिरी बार सर, मैं आपको अपने द्वार खोलने और मुझे वह देने का आदेश देता हूं जो मेरे अधिकार में है। और शर्तें? सर कॉर्टनी ने पूछा। पहले की तरह रहो, स्टैनिस ने कहा। मैं आपके देशद्रोह के लिए आपको माफ कर दूंगा, सतारा ब्रैन। जैसा कि मैंने इन लॉर्ड्स को माफ किया है जिन्हें आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आपकी सेना के लोग मेरी सेवा में प्रवेश करने या बिना किसी परेशानी के अपने घरों को लौटने के लिए स्वतंत्र होंगे। आप अपने हथियार और उतनी संपत्ति रख सकते हैं जितनी एक आदमी ले जा सकता है। हालांकि मुझे आपके घोड़े और लॉर्ड जानवर चाहिए। और एड्रिक स्टॉर्म का क्या? मेरे भाई के नाजायज बच्चे को मेरे हवाले करना होगा। तो मेरा जवाब अभी भी नहीं है मेरे लॉर्ड। राजा ने अपना जबड़ा कस लिया। उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय मेलिसेंड्रे बोली, प्रकाश का स्वामी तुम्हारे अंधकार में तुम्हारी रक्षा करे, सर कॉर्टनी। अन्य लोग तुम्हारे प्रकाश के स्वामी को परेशान करें, पेनरोज ने जवाब दिया। और उस कपड़े से उसकी गांड पोंछें जो तुम रखते हो। लॉर्ड एलेस्टर फ्लोरेंट ने अपना गला साफ किया। सर कॉर्टनी, नहीं, अपनी जुबान संभालो। उनकी कृपा से लड़के को कोई नुकसान नहीं है। बच्चा उसका अपना खून है और मेरा भी। मेरी भतीजी डेलेना उसकी मां थी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। अगर तुम राजा पर भरोसा नहीं करोगे तो मुझ पर भरोसा करो। तुम मुझे सम्मान के आदमी के रूप में जानते हो, मैं तुम्हें महत्वाकांक्षा के आदमी के रूप में जानता हूं, सर कॉर्टनी ने बीच में कहा। एक आदमी जो राजाओं और देवताओं को वैसे ही बदलता है जैसे मैं अपने जूते बदलता हूं, जैसे ये दूसरे दल बदलू मेरे सामने देखते हैं। राजा के आदमियों में से एक क्रोधित शोरगुल उठा। डेवोस ने सोचा कि वह बहुत गलत नहीं है।
कुछ ही समय पहले फॉसोविस, गुआर्ड मॉरिगन, लॉर्ड्स कैरन, वर्नर, बुकशॉन, एरोल और एस्ट्रोमॉन्ट सभी रेनली के थे। वे उसके मंडप में बैठे थे। उसकी युद्ध योजनाएं बनाने में उसकी मदद की थी। योजना बनाई थी कि कैसे स्टैनिस को नीचा दिखाया जा सकता है, और लॉर्ड फ्लोरेंट उनके साथ था। वह रानी सेलिस का अपना चाचा हो सकता है, लेकिन इसने ब्राइटवाटर के लॉर्ड को रेनली के सामने घुटने टेकने से नहीं रोका था जब रेनली का सितारा चढ़ रहा था। ब्रायस कैरन ने अपने घोड़े को कुछ कदम आगे बढ़ाया। उसकी लंबी इंद्रधनुषी धारीदार लबादा खाड़ी से हवा में लहरा रही थी। यहां कोई भी आदमी टर्नक्लोक नहीं है सर। मेरी वफादारी स्टॉर्मैंड की है, और किंग स्टैनिस इसके असली स्वामी हैं और हमारे सच्चे राजा हैं। वह हाउस बैराथियन रॉबर्ट के वारिस रेनली के अंतिम हैं। अगर ऐसा है तो फूलों का शूरवीर आपके बीच क्यों नहीं है? और मैथिस रोवन कहां है? रैंडल टार्ली, लेडी ऑकहार्ट, वे लोग जो रेनली को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वे यहां आपके साथ क्यों नहीं हैं? मैं आपसे पूछता हूं, टार्थ की ब्रायन कहां है? वह, सर गुआर्ड मॉरिगन ने जोर से हंसते हुए कहा, वह भाग गई, और वह भाग सकती थी। राजा को मारने वाला उसका ही हाथ था। झूठ, सर कॉर्टनी ने कहा। मैं ब्रायन को तब से जानता हूं जब वह इवनफॉल हॉल में अपने पिता के पैरों पर खेलने वाली एक लड़की से ज्यादा कुछ नहीं थी, और मैं उसे और भी बेहतर तरीके से जानता हूं जब इवन स्टार ने उसे यहां स्टॉर्मैंड भेजा। वह रेनली बैराथियन से पहली बार प्यार करती थी जब उसने उसे देखा था। एक अंधा आदमी भी इसे देख सकता था। निश्चित रूप से, लॉर्ड फ्लोरेंट ने हवा में कहा, और वह शायद ही पहली नौकरानी होगी जो उस आदमी की हत्या करने के लिए पागल हो गई जिसने उसे ठुकरा दिया था। हालांकि मेरे अपने हिस्से के लिए मुझे लगता है कि यह लेडी स्टार्क थी जिसने राजा को मार डाला। वह गठबंधन के लिए विनती करने के लिए रिवरन से इतनी दूर तक यात्रा करके आई थी, और रेनली ने उसे मना कर दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि उसने उसे अपने बेटे के लिए खतरा माना और इसलिए उसे हटा दिया। यह ब्रायन था, लॉर्ड कैरन ने जोर देकर कहा। सर एमॉन क्वी ने मरने से पहले यही कसम खाई थी। इस पर मेरी शपथ है, सर कॉर्टनी। सर कॉर्टनी की आवाज में तिरस्कार की भावना और भी गहरी हो गई। और इसकी क्या कीमत है? आप कई रंगों का लबादा पहनते हैं, मैं देखता हूं। वह लबादा जिसे रेनली ने आपको दिया था जब आपने उसकी रक्षा करने की शपथ ली थी। अगर वह मर चुका है, मैंने ऐसा आया है, तो आप कैसे नहीं मर सकते? उसने अपना तिरस्कार गुआर्ड मॉरिगन पर किया। मैं आपसे भी यही पूछ सकता हूं सर। ग्रीन गार्ड, हाँ, रेनबो गार्ड से अपने राजा के लिए अपनी जान देने की कसम खाई है। अगर मेरे पास ऐसा लबादा होता तो मुझे इसे पहनने में शर्म आती। मॉरिगन भड़क गया। खुश हो कि यह एक बातचीत है पेनरोज, या मैं इन शब्दों के लिए तुम्हारी जुबान काट लूंगा और इसे उसी आग में डाल दो जहां तुमने अपनी मर्दानगी छोड़ी थी। बस, स्टैनिस ने कहा। प्रकाश के भगवान ने चाहा कि मेरा भाई अपने देशद्रोह के लिए मर जाए। किसने काम किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आपके लिए नहीं, सर कॉर्टनी ने कहा। मैंने आपका प्रस्ताव सुना है लॉर्ड स्टैनिस, अब यह मेरा है। उसने अपना दस्ताना निकाला और उसे राजा के चेहरे पर फेंक दिया। एकल मुकाबला, तलवार, भाला या कोई भी हथियार जिसका नाम तुम लेना चाहो, या अगर तुम्हें अपनी जादुई तलवार और शाही खाल को किसी बूढ़े आदमी के खिलाफ जोखिम में डालने का डर है, तो तुम किसी चैंपियन का नाम लो और मैं भी वही करूंगा। उसने गुआर्ड मॉरिगन और ब्रायस कैरन को तीखी नजर से देखा। मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी पिल्ले अच्छा काम करेंगे। सर गुआर्ड मॉरिगन गुस्से से लाल हो गए। अगर राजा को अच्छा लगे तो मैं गेज उठा लूंगा, जैसा कि मुझे भी अच्छा लगेगा। ब्रायस कैरन ने स्टैनिस की ओर देखा। राजा ने अपने दांत पीस लिए। नहीं, सर कॉर्टनी को आश्चर्य नहीं हुआ। क्या आप अपने मामले के न्याय पर संदेह कर रहे हैं मेरे प्रभु, या अपने हाथ की ताकत पर? क्या आपको डर है कि मैं आपकी जलती हुई तलवार पर पेशाब कर दूंगा और उसे बुझा दूंगा? क्या आप मुझे एक मूर्ख समझते हैं सर? स्टैनिस ने पूछा। मेरे पास 20,000 आदमी हैं। आप जमीन और समुद्र से घिरे हुए हैं। जब मेरी अंतिम जीत निश्चित है तो मैं एकल युद्ध क्यों चुनूंगा? राजा ने उसकी ओर उंगली उठाई। मैं तुम्हें स्पष्ट चेतावनी देता हूं, अगर तुम मुझे अपने महल पर हमला करने के लिए मजबूर करते हो तो तुम किसी दया की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं तुम सभी को देशद्रोही ठहराकर फांसी पर लटका दूंगा। जैसा भगवान की इच्छा होगी। अपना तूफान लाओ मेरे स्वामी, और याद करो, अगर तुम याद करो तो इस महल का नाम। सर कॉर्टनी ने अपनी लगाम खींची और गेट की ओर वापस चला गया।
स्टैनिस ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अपने घोड़े को वापस मोड़ लिया और अपने शिविर की ओर वापस चल पड़ा। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। अगर हम इन दीवारों पर हमला करेंगे तो हजारों लोग मारे जाएंगे, बूढ़े लॉर्ड एस्ट्रमोंट ने चिंता जताई, जो राजा के दादा थे। क्या एक भी जान जोखिम में डालना बेहतर है? निश्चित रूप से। हमारा उद्देश्य नेक है, इसलिए देवताओं को निश्चित रूप से हमारे चैंपियन की भुजाओं को जीत का आशीर्वाद देना चाहिए। भगवान, बूढ़े आदमी, डेवोस ने सोचा, तुम भूल गए हमारे पास अब केवल एक ही है, मेलिसेंड्रे का प्रकाश का भगवान। सर जॉन फोसोवे ने कहा, मैं खुशी खुशी इस चुनौती को स्वीकार करूंगा, हालांकि मैं लॉर्ड कैरन या सर गुआर्ड के आधे भी तलवारबाज नहीं हूं। रेनली ने स्टॉर्म के अंत में कोई उल्लेखनीय शूरवीर नहीं छोड़ा। गैरिसन ड्यूटी बूढ़े लोगों और अनुभवहीन लड़कों के लिए है। लॉर्ड कैरन सहमत हुए। एक आसान जीत, निश्चित रूप से, और क्या गौरव, एक ही झटके में स्टॉर्म के अंत को जीतना। स्टैनिस ने उन सभी को एक नजर से देखा। तुम मैगपाई की तरह बकबक करते हो और कम समझ के साथ। मैं चुप रहूंगा। राजा की नजर डेवोस पर पड़ी। सर, मेरे साथ चलो। उसने अपने घोड़े को अपने अनुयायियों से दूर भगाया। केवल मेलिसेंड्रे ने गति बनाए रखी। इसको क्या थी, जिसके भीतर मुकुटधारी हिरण के साथ उग्र हृदय का महान ध्वज था, मानो इसे पूरा निगल लिया गया हो। डेवोस ने राजा से मिलने के लिए उनके पास से गुजरते समय लॉर्डलिंग्स के बीच की नजरों को देखा। ये कोई प्याज के शूरवीर नहीं थे, बल्कि उन घरों के गर्वित लोग थे जिनके नाम पुराने सम्मान में थे। किसी तरह वह जानता था कि रेनली ने उन्हें कभी इस तरह से नहीं डांटा था। बैराथियन में सबसे छोटे को सहज शिष्टाचार का उपहार मिला था, जो उसके भाई में दुखद रूप से नहीं था। जब उसका घोड़ा राजा के घोड़े के पास आया तो वह धीरे धीरे चलने लगा। महाराज, करीब से देखने पर स्टैनिस डेवोस की तुलना में बहुत खराब लग रहा था। उसका चेहरा मुरझा गया था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। एक तस्कर को लोगों का निष्पक्ष न्यायाधीश होना चाहिए, राजा ने कहा। आप इस सर कॉर्टनी पेनरोज के बारे में क्या सोचते हैं? एक जिद्दी आदमी, डेवोस ने सावधानी से कहा। मैं इसे मौत का भूखा कहता हूं। वह मेरी माफी को मेरे चेहरे पर फेंक देता है। हाँ, और अपनी जान और उन दीवारों के अंदर हर आदमी की जान को दांव पर लगा देता है। एकल मुकाबला, राजा ने उपहास में कहा। इसमें कोई शक नहीं कि उसने मुझे रॉबर्ट समझ लिया। ऐसा लगता है कि वह हताश था। उसके पास और क्या उम्मीद है? कोई नहीं, महल गिर जाएगा, लेकिन इसे जल्दी कैसे किया जाए? स्टैनिस ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। खुरों की लगातार टाप टाप के नीचे डेवोस को राजा के दांत पीसने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। लॉर्ड एलेस्टर मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं बूढ़े लॉर्ड पेनरोज को यहां लाऊं। सर कॉर्टनी के पिता, मुझे लगता है आननेइन। आप उस आदमी को जानते हैं। जब मैं आपका दूत बनकर आया था, लॉर्ड पेनरोज ने मुझे सबसे ज्यादा विनम्रता से स्वागत किया, डेवोस ने कहा। वह एक बूढ़ा आदमी है महाराज, बीमार और कमजोर। फ्लोरेंट चाहता था कि वह ज्यादा स्पष्ट रूप से कमजोर हो, अपने बेटे की नजरों के सामने उसके गले में फंदा डालकर। रानी के आदमियों का विरोध करना खतरनाक था, लेकिन डेवोस ने हमेशा अपने राजा को सच बताने की कसम खाई थी। मुझे लगता है कि यह गलत होगा मेरे राजा। सर कॉर्टनी अपने पिता को मरते हुए देखेंगे, इससे पहले कि वह कभी उनके साथ विश्वासघात करे। इससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा और हमारे कारण का अपमान होगा। क्या अपमान? स्टैनिस भड़क गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं देशद्रोहियों की जान बख्श दूं? आपने हमारे पीछे रहने वालों की जान बख्श दी है। क्या तुम मुझे इसके लिए डांटते हो तस्कर? यह मेरा काम नहीं है। डेवोस को डर था कि उसने बहुत कुछ कह दिया है। राजा बेरहम था। आप मेरे प्रभु बैनरमैन से ज्यादा इस पेनरोज को महत्व देते हैं। क्यों? वह विश्वास रखता है, एक मृत अपहर्ता में गलत विश्वास। हाँ, डेवोस ने स्वीकार किया, लेकिन फिर भी कल। और स्टैनिस हंसा, एक अचानक झोंका, खुरदुरा और तिरस्कार से भरा। मैंने तुमसे कहा था मेलिसेंड्रे, उसने लाल औरत से कहा। मेरा प्याज नाइट मुझे सच बताता है। मैं देख रहा हूं कि आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं महामहिम, लाल महिला ने कहा। डेवोस, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, राजा ने कहा। हाँ, मेरे पास गद्दारों की पूंछ है। तुम्हारी नाक तुम्हें धोखा नहीं देती। मेरे प्रभु के बैनरमैन अपने देशद्रोहियों में भी अस्थिर हैं। मुझे उनकी आवश्यकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन जैसे लोगों को माफ करना मुझे कितना बीमार करता है।
जब मैंने कम अपराधों के लिए बेहतर लोगों को दंडित किया है। आपको मुझे फटकारने का पूरा अधिकार है सर डेवोस। आपने खुद को मुझसे कहीं ज्यादा फटकारा है महामहिम। स्टैनिस ने गंभीर मुस्कान दी। बिना सोचे समझे डेवोस ने अपने कटे हुए हाथ को गले के पास की थैली की ओर उठाया और उसके अंदर की हड्डियों को महसूस किया। किस्मत, राजा ने हरकत देखी। क्या वे अभी भी वहां हैं प्याज नाइट? आपने उन्हें खोया नहीं है? नहीं। आप उन्हें क्यों रखते हैं? मैंने अक्सर सोचा है। वे मुझे याद दिलाते हैं कि मैं क्या था, मैं कहां से आया हूं। वे मुझे आपके न्याय की याद दिलाते हैं मेरे स्वामी। यह न्याय था, स्टैनिस ने कहा। एक अच्छा काम बुरे को नहीं धोता है, न ही एक बुरा काम अच्छे को। प्रत्येक को अपना पुरस्कार मिलना चाहिए। आप एक नायक और एक तस्कर थे। उसने लॉर्ड फ्लोरेंट और अन्य लोगों, इंद्रधनुषी शूरवीरों और टर्न क्लॉक्स पर नजर डाली। मैं वो जो कुछ दूरी पर उसका पीछा कर रहे थे। इन क्षमा किए गए लॉर्ड्स को इस पर विचार करना चाहिए। अच्छे और सच्चे लोग जोफ्रे के लिए लड़ेंगे, गलत तरीके से उसे सच्चा राजा मानेंगे। एक नॉर्थमैन रॉब स्टार्क के बारे में भी यही कह सकता है। लेकिन ये लॉर्ड्स जो मेरे भाई के बैनर के लिए झुंड में थे, उस इस्पात उसे एक हड़पने वाले के रूप में जानते थे। उन्होंने सत्ता और गौरव के सपनों के अलावा किसी और कारण से अपने असली राजा से मुंह मोड़ लिया, और मैंने उन्हें उनके असली रूप में ही पहचाना है। उन्हें माफ किया, माफ किया, लेकिन भुलाया नहीं। वह न्याय की अपनी योजनाओं पर विचार करते हुए एक पल के लिए चुप हो गया, और फिर अचानक उसने कहा, छोटे लोग रेनली की मौत के बारे में क्या कहते हैं? वे शोक मनाते हैं। आपके भाई को बहुत प्यार किया जाता था। मूर्ख मूर्ख से प्यार करते हैं, स्टैनिस ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन मैं भी उसके लिए शोक करता हूं, उस लड़के के लिए जो वह था, उस आदमी के लिए नहीं जो वह बड़ा होकर बना। वह कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, आम लोगों ने सेर्सी के अनाचार की खबर को कैसे लिया? जब हम उनके बीच थे तो उन्होंने राजा स्टैनिस के लिए चिल्लाया। हम रवाना होने के बाद उन्होंने जो कहा उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, और एक और कहानी भी फैलाई जा रही है। हाँ, स्टैनिस ने बात को टाल दिया। सेलिस ने मुझे सींग दिए हैं, और प्रत्येक के अंत में एक मूर्ख की घंटियां बांधी हैं। मेरी बेटी एक मूर्ख विदूषक की संतान है। यह कहानी जितनी बेतुकी है उतनी ही घिनौनी भी। जब हम बातचीत करने के लिए मिले तो रेनली ने इसे मेरे मुंह पर फेंक दिया। ऐसी बात पर विश्वास करने के लिए आपको पैचफेस्ट जितना पागल होना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है मेरे स्वामी, लेकिन चाहे वे कहानी पर विश्वास करें या नहीं, वे इसे बताने में प्रसन्न होते हैं। कई जगहों पर यह उनके सामने आ चुका था, जिसने उनकी अपनी सच्ची कहानी के लिए कुएं में जहर घोल दिया था। रॉबर्ट एक कप में पेशाब कर सकता था और लोग इसे वाइन कहते थे, लेकिन मैं उन्हें शुद्ध ठंडा पानी देता हूं, और वे संदेह में आंखें सिकोड़ते हैं और एक दूसरे से बड़बड़ाते हैं कि इसका स्वाद कितना अजीब है। स्टैनिस ने अपने दांत पीस लिए। अगर कोई कहता कि मैंने रॉबर्ट को मारने के लिए खुद को एक सुअर में बदल लिया है, तो शायद वे उस पर भी विश्वास करेंगे। आप उन्हें बोलने से नहीं रोक सकते मेरे राजा, डेवोस ने कहा। लेकिन जब आप अपने भाइयों के असली हथियारों से बदला लेंगे तो राज्य ऐसी कहानियों को झूठ के रूप में जान जाएगा। स्टैनिस ने उसे केवल आधा ही सुना। मुझे कोई संदेह नहीं है कि रॉबर्ट की मौत में सेर्सी का हाथ था। मैं उसके लिए न्याय करूंगा। हाँ, और नेड स्टार्क और जॉन एरिन के लिए भी, और रेनली के लिए। डेवोस के विचार करने से पहले ही शब्द निकल गए। लंबे समय तक राजा ने कुछ नहीं कहा। फिर बहुत धीरे से उसने कहा, मैं कभी कभी इसके बारे में सपने देखता हूं, रेनली के मरने के बारे में। एक हरा तंबू, मोमबत्तियां, एक महिला चीख रही है, और खून। स्टैनिस ने अपने हाथों की ओर देखा। जब वह मरा तब मैं अभी भी बिस्तर पर था। तुम्हारा देवन तुम्हें बताएगा। उसने मुझे जगाने की कोशिश की। भोर होने वाली थी और मेरे स्वामी प्रतीक्षा कर रहे थे। परेशान थे। मुझे घोड़े पर सवार होकर कवच पहनना चाहिए था। मुझे पता था कि रेनली भोर में हमला करेगा। देवन कहता है कि मैं छटपटाता रहा और चिल्लाता रहा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? यह एक सपना था। जब रेनली मरा तब मैं अपने तंबू में था, और जब मैं उठा तो मेरे हाथ साफ थे। सर डेवोस सीवर्थ को महसूस हो रहा था कि उसकी काल्पनिक उंगलियां खुजलाने लगी हैं। यहां कुछ गड़बड़ है, एक समय का तस्कर सोचा। फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया।
रेनली ने मुझे एक आड़ू दिया हमारी बातचीत में, मेरा मजाक उड़ाया, मेरा विरोध किया, मुझे धमकाया और मुझे एक आड़ू दिया। मुझे लगा कि वह ब्लेड खींच रहा है और मैंने अपना खुद का आड़ू लिया। क्या उसका उद्देश्य मुझे डराना था या ये उसका कोई व्यर्थ मजाक था? जब उसने कहा कि आड़ू कितना मीठा था, तो क्या उसके शब्दों का कोई छिपा हुआ अर्थ था? राजा ने अपना सिर हिलाया, जैसे कोई कुत्ता खरगोश की गर्दन तोड़ने के लिए हिलाता है। केवल रेनली ही मुझे फल के एक टुकड़े से इतना परेशान कर सकता है। उसने अपने विश्वासघात से खुद पर ही अपना विनाश लाया, लेकिन मैं उससे प्यार करता था। डेवोस, अब मैं यह जानता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं अपने भाई के आड़ू के बारे में सोचते हुए अपनी कब्र में जाऊंगा। तब तक वे शिविर के बीच में पहुंच चुके थे, तंबुओं की व्यवस्थित पंक्तियों, फहराते हुए बैनरों और ढालों और भालों के ढेरों को पार करते हुए। घोड़े की लीद की बदबू हवा में भारी थी, जो लकड़ी के धुएं और पकने वाले मांस की गंध के साथ मिल गई थी। स्टैनिस ने लॉर्ड फ्लोरेंट और अन्य लोगों को एक कठोर बर्खास्तगी के लिए काफी देर तक लगाम लगाई। उन्हें युद्ध परिषद के लिए 1 घंटे बाद अपने मंडप में उपस्थित होने का आदेश दिया। उन्होंने अपना सिर झुकाया और तितर बितर हो गए। असायन, जबकि डेवोस और मेलिसेंड्रे राजा के मंडप की ओर बढ़े। तंबू बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि यहीं पर उनके लॉर्ड के बैनरमैन परिषद में आते थे। फिर भी इसमें कुछ भी भव्य नहीं था। यह एक सैनिक का तंबू था जो भारी कैनवास से बना था, गहरे पीले रंग में रंगा हुआ था, जिसे कभी कभी सोने के रूप में भी देखा जाता था। केवल शाही झंडा जो बीच के खंभे के ऊपर लहरा रहा था, उसे राजा का झंडा बताता था। वह और उसके बिना पहरेदार। रानी के आदमी ऊंचे भालों पर झुके हुए थे और उनके भालों पर उग्र हृदय का बिल्ला सिल दिया गया था। दूल्हे उन्हें उतरने में मदद करने के लिए आए। एक गार्ड ने मेलिसेंड्रे को उसके बोझिल मानक से मुक्त किया और डंडे को नरम जमीन में गहराई तक धकेल दिया। देवन दरवाजे के एक तरफ खड़ा था, राजा के लिए फ्लैप उठाने का इंतजार कर रहा था। उसके बगल में एक बूढ़ा शूरवीर इंतजार कर रहा था। स्टैनिस ने अपना मुकुट उतारकर देवन को सौंप दिया। ठंडा पानी, 2 के लिए कप। डेवोस, मेरी बात सुनो। मेरी महिला, जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जैसा राजा का आदेश। मेलिसेंड्रे ने सिर झुकाया। सुबह की चमक के बाद मंडप का अंदरूनी हिस्सा ठंडा और धुंधला लग रहा था। स्टैनिस एक सादे लकड़ी के कैंप स्टूल पर बैठ गया और डेवोस को दूसरे की ओर इशारा किया। एक दिन मैं तुम्हें सरदार बना सकता हूं, तस्कर, अगर सिर्फ सेल्टिगर और फ्लोरेंट को परेशान करने के लिए। हालांकि तुम मुझे धन्यवाद नहीं दोगे। इसका मतलब होगा कि तुम्हें इन परिषदों से पीड़ित होना होगा और खच्चरों की रैंकने में दिलचस्पी दिखानी होगी। तुम उन्हें क्यों रखते हो अगर वे किसी काम के नहीं हैं? खच्चरों को अपनी ही रैंकने की आवाज बहुत पसंद होती है। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। और क्यों? और मुझे अपनी गाड़ी खींचने के लिए उनकी जरूरत है। ओह, यकीन मानिए, कभी कभार कोई उपयोगी विचार सामने आ जाता है, लेकिन आज नहीं। मुझे लगता है यहाँ आपका बेटा हमारे पानी के साथ है। देवन ने ट्रे को मेज पर रखा और 2 मिट्टी के प्याले भरे। राजा ने पीने से पहले अपने प्याले में एक चुटकी नमक छिड़का। डेवोस ने अपना पानी सीधे पी लिया। काश कि यह शराब होती। आप अपनी परिषद की बात कर रहे थे। मैं तुम्हें बताता हूं कि यह कैसे होगा। लॉर्ड वेलारियन मुझे सुबह होते ही महल की दीवारों पर हमला करने के लिए कहेंगे। तीरों और उबलते तेल के खिलाफ ग्रैपनेल और सीढ़ी चढ़ना। युवा खच्चरों को यह एक शानदार विचार लगेगा। एस्टरमॉन्ट उन्हें भूखा मारने के लिए बसने के पक्ष में होगा, जैसा कि टायरल और रेडविन ने एक बार मेरे साथ किया था। इसमें 1 साल लग सकता है, लेकिन बूढ़े खच्चर धैर्यवान होते हैं। और लॉर्ड कैरन और अन्य जो लात मारना पसंद करते हैं, वे सर कॉटनी की चुनौती लेना चाहेंगे और एक ही लड़ाई में सभी को खतरे में डालना चाहेंगे। हर कोई कल्पना कर रहा होगा कि वह मेरा चैंपियन होगा और अमर प्रसिद्धि जीतेगा। राजा ने अपना पानी खत्म कर लिया। तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं, तस्कर? जवाब देने से पहले डेवोस ने एक पल सोचा। तुरंत किंग्स लैंडिंग के लिए हमला करो। राजा ने नाक भौं से कोड़ी। और स्टॉर्मैंड को बिना पकड़े छोड़ दो। सर कॉटनी के पास आपको नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं है। लैनिस्टर्स के पास है। घेराबंदी में बहुत समय लगेगा। एकल मुकाबला बहुत जोखिम भरा है और हमले में हजारों लोगों की जान चली जाएगी और सफलता की कोई निश्चितता नहीं है।
और इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब आप जोफ्रे को गद्दी से उतार देते हैं तो यह महल बाकी सभी के साथ आपके पास आ जाएगा। शिविर के बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर लैनिस्पोर्ट को उत्तरी लोगों के प्रतिशोध से बचाने के लिए पश्चिम की ओर भागते हैं। आपके पास एक चतुर पिता है, देवन। राजा ने अपनी कोहनी के पास खड़े लड़के से कहा, वह मुझे यह इच्छा दिलाता है कि मेरी सेवा में अधिक तस्कर हों और कम लॉर्ड्स। हालांकि आप एक मामले में गलत हैं डेवोस, इसकी जरूरत है। अगर मैं स्टॉर्ममैन को अपने पीछे छोड़ देता हूं तो यह कहा जाएगा कि मैं यहां हार गया था और मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। लोग मुझे उस तरह से प्यार नहीं करते जिससे वे मेरे भाइयों से करते थे। वे मेरा अनुसरण करते हैं क्योंकि वे मुझसे डरते हैं और हार डर के लिए मौत है। महल गिरना ही चाहिए। उसका जबड़ा एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ गया। हाँ, और जल्दी से। डोरन मार्टेल ने अपने बैनर बुलाए हैं और पहाड़ी दर्रों को मजबूत किया है। उनके डोर्निशमैन मार्चेस पर हमला करने के लिए तैयार हैं और हाई गार्डन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मेरे भाई ने अपनी शक्ति का बड़ा हिस्सा बिटर ब्रिज में छोड़ दिया है जो 60,000 फीट के करीब है। मैंने अपनी पत्नी के भाई सर एरोल को सर परमन क्रेन के साथ उन्हें अपने अधीन करने के लिए भेजा था, लेकिन वे वापस नहीं आए हैं। मुझे डर है कि सर लोरस टायरल मेरे दूतों से पहले बिटर ब्रिज पहुंच गए होंगे और पाप कायन और उस सेना को अपने अधीन कर लिया होगा। जितनी जल्दी हो सके किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने का और भी कारण है। सल्लाधोर सान ने मुझसे कहा। सल्लाधोर सान केवल सोने के बारे में सोचता है। स्टैनिस भड़क गया। उसका सिर उस खजाने के सपनों से भरा है जो उसे लगता है कि रेड कीप के नीचे दिन है। इस दिन हमें सल्लाधोर सान के बारे में और नहीं सुनना चाहिए। जिस दिन मुझे लाइसेंस डाकू से सैन्य सलाह की आवश्यकता होगी उसी दिन मैं अपना ताज उतार दूंगा और काला धन ले लूंगा। राजा ने मुट्ठी बांधी। क्या तुम मेरी सेवा करने आए हो तस्कर, या मुझे तर्क वितर्क से परेशान करने आए हो? मैं तुम्हारा हूं, डेवोस ने कहा। तो मेरी बात सुनो। सर कॉर्टनी के लेफ्टिनेंट फॉसोवे के चचेरे भाई हैं लॉर्ड मीडोज, 20 साल का एक हरा भरा लड़का। अगर कोई बुरी किस्मत पेनरोज को मार देती है तो स्टॉर्ममैन की कमान इस नौजवान को मिल जाएगी और उसके चचेरे भाई मानते हैं कि वह मेरी शर्तों को स्वीकार करेगा और महल छोड़ देगा। मुझे एक और नौजवान याद है जिसे स्टॉर्ममैन की कमान दी गई थी। वह 20 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता था। लॉर्ड मीडोज मेरे जितना जिद्दी नहीं है। जिद्दी या डरपोक, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर कॉर्टनी पेनरोज मुझे स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट लगे। मेरे भाई भी अपनी मौत से एक दिन पहले। रात अंधेरी और भयावह है डेवोस। डेवोस सीवर्थ ने अपनी गर्दन के पीछे छोटे छोटे बाल खड़े होते महसूस किए। मेरे प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे आपकी समझ की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी सेवा की जरूरत है। सर कॉर्टनी एक दिन में ही मर जाएगा। मेलिसेंड्रे ने इसे भविष्य की लपट में देखा है। उसकी मौत और उसका तरीका। वह शूरवीरों की लड़ाई में नहीं मरेगा, कहने की जरूरत नहीं है। स्टैनिस ने अपना प्याला आगे बढ़ाया और डेवन ने उसे फिर से फ्लैगन से भर दिया। उसकी लपटें झूठ नहीं बोलती। उसने रेनली का विनाश भी देखा। ड्रैगन स्टोन पर उसने यह देखा और सेलिस को बताया। लॉर्ड वेलारियन और आपके मित्र सल्लाधोर सान ने मुझे जोफ्रे के खिलाफ रवाना किया होता, लेकिन मेलिसेंड्रे ने मुझसे कहा था कि अगर मैं स्टॉर्म के अंत में गया तो मैं अपने भाई की शक्ति का सबसे अच्छा हिस्सा जीतूंगा, और वह सही थी। लेकिन डेवोस हकलाया। लॉर्ड रेनली केवल इसलिए यहां आए क्योंकि आपने महल की घेराबंदी की थी। वह पहले लैनिस्टर्स के खिलाफ किंग्स लैंडिंग की ओर मार्च कर रहा था। वह अपने बैनर और आड़ू लेकर यहां आया था, अपने विनाश की ओर, और यह मेरे लिए अच्छा था कि उसने ऐसा किया। मेलिसेंड्रे ने भी अपनी लपटों में एक और दिन देखा, एक ऐसा कल जब रेनली अपने हरे कवच में दक्षिण से निकलकर किंग्स लैंडिंग की दीवारों के नीचे मेरे मेजबान को कुचलने के लिए आया था। अगर मैं वहां अपने भाई से मिलता तो शायद उसकी जगह मैं ही मर जाता। या हो सकता है कि आपने लैनिस्टर्स को गिराने के लिए अपनी ताकत उसके साथ मिला ली हो। डेवोस ने विरोध किया। ऐसा क्यों नहीं? यदि उसने 2 भविष्य देखे, आसिक कदम मुश्तवा खरीदा, तो ठीक है, दोनों सच नहीं हो सकते। राजा स्टैनिस ने उंगली उठाई। वहां तुम गलती कर रहे हो प्याज नाइट। कुछ रोशनियां एक से अधिक छाया डालती हैं। रात की आग के सामने खड़े हो जाओ और तुम खुद देखोगे। लपटें हिलती और नाचती हैं, कभी आके नहीं रहती।
छायाएं लंबी और छोटी होती जाती हैं और हर आदमी एक दर्जन छायाएं डालता है। कुछ दूसरों की तुलना में धुंधली होती हैं बस। खैर, पुरुष भी भविष्य में अपनी छाया डालते हैं, एक छाया या कई। मेलिसेंड्रे उन सभी को देखती है। आप महिला से प्यार नहीं करते, मुझे पता है डेवोस, मैं अंधा नहीं हूं। मेरे स्वामी भी उसे नापसंद करते हैं। एस्टमॉन्ड, अन्य लोग फुसफुसाते हैं कि मेरी युद्ध परिषदों में उसका कोई स्थान नहीं है, कि मुझे उसे वापस अशाई के पास भेज देना चाहिए, कि उसे एक रात के लिए मेरे तंबू में रखना पाप है। हाँ, वे फुसफुसाते हैं जब वह सेवा करती है। कैसे सेवा करती है? डेवोस ने जवाब से डरते हुए पूछा। जरूरत पड़ने पर। राजा ने उसकी ओर देखा। और तुम? मैं, डेवोस ने अपने होंठ चाटे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूं। आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? ऐसा कुछ भी नहीं जो आपने पहले न किया हो। केवल रात के अंधेरे में बिना देखे महल के नीचे एक नाव उतारना। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, आज रात। राजा ने संक्षिप्त सा सिर हिलाया। आपको एक छोटी नाव की आवश्यकता होगी, ब्लैक बेथा की नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या करते हैं। डेवोस विरोध करना चाहता था। अब वह एक शूरवीर था, अब कोई तस्कर नहीं था और वह कभी हत्यारा भी नहीं था। फिर भी जब उसने अपना मुंह खोला, शब्द नहीं निकले। यह स्टैनिस था, उसका न्यायप्रिय स्वामी, जिसके कारण वह सब कुछ था, और उसे अपने बेटों पर भी विचार करना था। भगवान भला करे उसने उसके साथ क्या किया है। तुम चुप हो, स्टैनिस ने कहा, और ऐसा ही रहना चाहिए, डेवोस ने खुद से कहा। लेकिन इसके बजाय उसने कहा, मेरे स्वामी, तुम्हें महल मिलना चाहिए। मैं अब यह देख रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से अन्य तरीके भी हैं, स्वच्छ तरीके। सर कॉर्टनी को कमीने लड़के को रखने दो और वह आसानी से हार मान सकता है। मुझे लड़का मिलना चाहिए, डेवोस, चाहिए। मेलिसेंड्रे ने भी आग की लपटों में यह देखा है। डेवोस किसी और उत्तर के लिए टटोल रहा था। स्टॉर्म एंड में कोई ऐसा शूरवीर नहीं है जो सर ग्वार्ड या लॉर्ड कैरन या आपकी सेवा के लिए शपथ लेने वाले 100 अन्य लोगों से मुकाबला कर सके। यह एकल मुकाबला क्या यह हो सकता है कि सर कॉर्टनी सम्मान के साथ झुकने का रास्ता खोज रहे हैं, भले ही इसका मतलब उनकी अपनी जान हो। एक परेशान नजर राजा के चेहरे पर गुजरते बादल की तरह पार हो गई। अधिक से अधिक वह कुछ विश्वासघात की योजना बना रहा है। चैंपियनों का कोई मुकाबला नहीं होगा। सर कॉर्टनी उस दस्ताने को फेंकने से पहले ही मर चुके थे। लपटें झूठ नहीं बोलती, डेवोस, फिर भी उन्हें सच करने के लिए मेरी जरूरत है। डेवोस सीवर्थ को इतना दुखी हुए काफी समय हो गया था, और इसलिए यह हुआ कि उसने खुद को एक बार फिर रात के अंधेरे में शिप ब्रेकर बे को पार करते हुए पाया, एक काले पाल वाली छोटी नाव को चलाते हुए। आसमान वही था और समुद्र, हवा में वही नमक की गंध। महल के चारों ओर हजारों टिमटिमाते हुए कैंप फायर जल रहे थे, जैसे 16 साल पहले टायरेल और रेड वाइन्स की आग जल रही थी। लेकिन बाकी सब अलग था। पिछली बार मैं स्टॉर्म के अंत में जीवन लाया था, जो प्याज की तरह दिखने लगा था। इस बार यह मौत है, जो अशाई के मेलिसेंड्रे के रूप में है। 16 साल पहले हवा के हर बदलाव के साथ पाल टूट गए थे और टूट गए थे, जब तक कि उसने उन्हें नीचे नहीं खींच लिया और दबी हुई पतवारों के साथ आगे नहीं बढ़ गया। फिर भी उसका दिल उसके गले में था। हालांकि इतने लंबे समय के बाद रेड वाइन्स गैलीज पर सवार लोग ढीले पड़ गए थे और वे काले साटन की तरह चिकनी घेराबंदी से फिसल गए थे। इस बार नजर में आने वाले एकमात्र जहाज स्टैनिस के थे और एकमात्र खतरा महल की दीवारों पर निगरानी रखने वालों से था। फिर भी डेवोस धनुष की डोरी की तरह तना हुआ था। मेलिसेंड्रे एक थ्रॉट पर सिमटी हुई थी, गहरे लाल रंग के लबादे की तहों में खोई हुई। जिसने उसे सिर से लेकर एड़ी तक ढक रखा था, उसका चेहरा टोपी के नीचे पीला पड़ गया था। डेवोस को पानी बहुत पसंद था। वह सबसे अच्छी नींद तब लेता था जब उसके नीचे डेक हिलता रहता था और उसके रस्सियों में हवा की आहें उसके लिए किसी गायक द्वारा अपनी वीणा के तारों से निकाली जाने वाली किसी भी ध्वनि से अधिक मधुर होती थीं। हालांकि आज रात समुद्र ने भी उसे कोई आराम नहीं दिया। मैं आप पर डर की गंध महसूस कर सकती हूँ, सर नाइट, लाल महिला ने धीरे से कहा। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि रात अंधेरी और भयावह होती है, और आज रात मैं कोई नाइट नहीं हूं। आज रात मैं फिर से तस्कर डेवोस हूं। काश तुम प्याज होते। वह हंसी। क्या तुम मुझसे डरते हो, या हम क्या करते हैं? तुम क्या करते हो, मैं इसमें कोई हिस्सा नहीं लूंगा। तुम्हारे हाथ ने पाल उठाया, तुम्हारे हाथ ने पतवार थामी। चुपचाप डेवोस अपने रास्ते पर चला गया।
किनारे पर चट्टानों का ढेर था, इसलिए वह उन्हें खाड़ी के पार ले जा रहा था। वह ज्वार के आने का इंतजार करेगा और फिर वापस आएगा। उनके पीछे तूफान का अंत कम हो गया, लेकिन लाल महिला बेफिक्र लग रही थी। क्या आप एक अच्छे आदमी हैं, डेवो सीवर्थ? उसने पूछा। क्या एक अच्छा आदमी ऐसा करेगा? मैं एक आदमी हूं, उसने कहा। मैं अपनी पत्नी के प्रति दयालु हूं, लेकिन मैं दूसरी महिलाओं को भी जानता हूं। मैंने अपने बेटों के लिए एक पिता बनने की कोशिश की है, ताकि उन्हें इस दुनिया में जगह मिल सके। हाँ, मैंने कानून तोड़े हैं, लेकिन आज रात तक मुझे कभी बुरा नहीं लगा। मैं कहूंगा कि मेरे हिस्से मिले जुले हैं, मैडम, अच्छा और बुरा। एक ग्रे आदमी पर, उसने कहा। न तो सफेद और न ही काला, लेकिन दोनों का हिस्सा। क्या आप यही हैं, सर डेवोस? क्या होगा अगर मैं हूं? मुझे लगता है कि ज्यादातर आदमी ग्रे होते हैं। अगर प्याज का आधा हिस्सा सड़ान से काला है, तो वह सड़ा हुआ प्याज है। एक आदमी अच्छा होता है या वह बुरा होता है। उनके पीछे की आग काले आसमान के सामने एक अस्पष्ट चमक में पिघल गई थी और जमीन लगभग नजर नहीं आ रही थी। अब समय आ गया था कि हम आगे बढ़ें। अपना सिर संभालो मेरी महिला, उसने पतवार को आगे बढ़ाया और छोटी नाव ने मुड़ते ही काले पानी का एक झोंका फेंका। मेलिसेंड्रे झूलते हुए यार्ड के नीचे झुकी हुई थी, एक हाथ गनवेल पर, हमेशा की तरह शांत। लकड़ी चरमरा रही थी